हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। सो एज यू ऑल नो, चैप्टर 1 के सिलेबस से हम लोग पूरी तरह उसको फिनिश कर चुके हैं। तो अब मैं क्लास 12th का जो चैप्टर 1 है, हिस्ट्री ऑफ फैशन, उसका रिवीजन वीडियो लेके आई हूँ। रिवीजन वीडियो पहले इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल्स में बच्चों के प्री बोर्ड्स फिनिश हो चुके हैं, वाइवा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। तो अब बच्चों को सेल्फ स्टडी करने के लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। एंड तक देखिएगा, थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, बट इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं सारे पॉइंट्स इंक्लूड करूँ और थोड़ा-सा ईज़ी लैंग्वेज में उनको प्रेज़ेंट करूँ ताकि आप उनको आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम लोग इसमें सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लोथिंग, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट्यूम, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फैशन एवोल्यूशन एंड फिल्म्स एंड फैशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, तो बुक के इंट्रोडक्शन पार्ट में ये 3 डेफिनेशंस आपको याद करनी बहुत ज़रूरी हैं। ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकती है, जैसे कि डिफाइन फैशन, या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकती है। ओके, ज़्यादातर 1 मार्कर क्वेश्चन ही इसमें से पुट होता है। शायद आपके वाइवा में भी इस इन 3 डेफिनेशंस में से कुछ पूछा गया हो। तो लेट्स हैव अ लुक कि ये तीनों डेफिनेशंस अलग हैं और तीनों चीज़ें क्या हैं। सो द फर्स्ट टर्म इज फैशन। हमने क्लास 11th की बुक में भी पढ़ा था कि फैशन क्या होता है। फैशन इज अ प्रिवेलिंग स्टाइल ऑफ ड्रेस दैट इज पॉपुलर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एंड इज एक्सेप्टेड बाय अ वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस। अब मैंने ये आपको फैशन साइकिल वाली वीडियो में भी समझाया था कि अगर कोई एक उसको एक्सेप्ट करेगा, कोई एक पर्सन अगर ट्रेंड को एक्सेप्ट करता है, तो वो फैशन बनेगा ही नहीं। उसको उसके लिए जरूरी है कि उसकी रीच बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करे। सो फैशन एक ऐसा प्रिवेलिंग स्टाइल ऑफ ड्रेस है जो कि मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, देन वो ग्रोथ लेता है, देन राइज़ होता है, देन हमने जो पूरी फैशन साइकिल पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग फैशन मूव करता है मार्केट में। सो फैशन इज़ अ प्रिवेलिंग स्टाइल ऑफ ड्रेस दैट इज़ पॉपुलर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आज के टाइम के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो आज का फैशन कुछ और है और पहले का फैशन कुछ और था। ओके, so this is fashion. Now let's come to apparel. Apparel, it refers to actual garments made of fabrics, knits, leather or other wearable material. इसमें एक्सेसरीज नहीं आती हैं। Apparel means जो भी आप जनरली गारमेंट्स पहनते हैं, सभी कैटेगरीज के गारमेंट को आप अपैरल कह सकते हैं, बीट पार्टी वेयर, बीट कैजुअल वेयर, बीट स्ट्रीट वेयर। So it refers to actual garments made of fabric, woven fabric, knitted fabric, leather, etc. Okay, the next word is costume. अब कॉस्ट्यूम इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कस्टम और ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। कॉस्ट्यूम्स जो बनाई जाती हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कॉस्ट्यूम डिजाइनर और फैशन डिजाइनर के बीच का डिफरेंस। तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर ज्यादातर मूवीज के लिए, थिएटर्स के लिए डिजाइन करते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए डिजाइन करते हैं। एंड फैशन डिजाइनर जो मेनली ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग गारमेंट्स डिजाइन करते हैं। सो costume refers to clothing that are used for a specific purpose, be it any ritual, performance, ethnic or historical event with reference to occasion and time. I hope this is clear। और अगर इन तीनों definitions के बीच में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, इनके बीच का डिफरेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। ओके, सो हम इन टॉपिक्स को ज्यादातर क्वेश्चन के फॉर्म में इसलिए पढ़ेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक से आ सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग ओरिजिन एंड नीड फॉर क्लोथिंग। मीन्स लोगों ने क्या कहा कि क्यों क्लोथिंग एक्सिस्टेंस में आई होगी, क्यों ह्यूमंस को लगा, क्यों अर्ली मैन को लगा कि हमें अपनी बॉडी को कवर करना चाहिए। So man covered his body for protecting himself from the vagaries of climate। हम सबसे ज्यादा इसी रीजन को मानते हैं कि अर्ली मैन को क्लोथिंग की इसलिए जरूरत पड़ी होगी ताकि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके क्लाइमेट से। लेकिन दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी अपनी अपनी राय दी, अपनी अपनी थ्योरीज दी, तो उनको भी हम समझ लेते हैं। फिग लीफ वाज यूज्ड बाय एडम एंड ईव एज अ सिंबल ऑफ मॉडेस्टी और डेलिकेसी रेफर्ड टू इन द बाइबल।
Reasons like taboo and desire for personal adornment to please both oneself and others lead to the origin and need for clothing. Means कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ह्यूमन ह्यूमन की डिजायर होती है अपने आप को सजाने की, अपने आप को एडॉर्न करने की, अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने की, तो शायद इस वजह से भी क्लोथिंग एक्सिस्टेंस में आई होगी. And the third reason is humans like to modify their appearance with time. Okay, with time human mind change होता है, human mind seek change. ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, चैप्टर 1 का सारा है ये. सो अभी हम देखेंगे कि ये फिग लीफ वाला जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था. ये साइकोलॉजिस्ट एंड एथनोलॉजिस्ट ने दिया था. वो बिलीव करते थे कि फिग लीफ वाज यूज्ड बाय एडम एंड ईव एज अ सिंबल ऑफ मॉडेस्टी, इसीलिए क्लोथिंग भी एग्जिस्टेंस में आई. Reasons like taboo and desire for personal adornment was given by anthropologists, and humans like to modify their appearance with time was believed by psychologists. Okay, next question come here is which material did primitive men use to cover their body? कौन सा material early men use करते थे अपनी body को cover करने के लिए? Primitive men used animal skin and fur to protect themselves from the vagaries of climate. वो उनके पास जो available materials थे उस time animal skin and fur ही थी. उनके पास और एक option था कि वो फाइबर को प्रोड्यूस कर सकते थे नेचुरली. दैट इज ट्री bark fiber was used by early men to cover their body. This was the first fiber used by early men to cover their body. Remnants of clothing have been found in valleys and caves. अच्छा, हमको ये चीजें कैसे पता चली? हमको ये चीजें तब पता चली जब हमने आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया और केव्स और वैलीज से उनको इन क्लोथिंग के कुछ रिमेन्स मिले. तो इससे हमें पता चला कि अच्छा पहले के लोग शायद ये पहना करते होंगे. It is assumed that fur, stones, etc. may have been bartered in different societies. उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था, तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि फर, स्टोन एक्सेट्रा ये सब डिफरेंट सोसाइटीज में बार्टर किए जाते होंगे. द स्किन वाज स्क्रैप्ड एंड द फर वाज कॉम्ब फॉर वार्मथ. फर वो अपनी बॉडी को वार्म देने के लिए यूज करते थे. द आइड नीडल ऑफ बोन और हॉर्न वाज यूज्ड टू assemble the pieces threaded by long hair of horses. पहले आज के टाइम पे जो नीडल्स आती है पहले ऐसी नहीं होती थी. बोन की या आइवरी की नीडल्स वो लोग बनाते थे और उसमें हॉर्स की जो हेयर होते थे उसको एज अ थ्रेड यूज करते थे. आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं. नेम 3 प्रिंसिपल्स दैट गवर्न क्लोथिंग गिवन बाय जेम्स लेवर. जेम्स लेवर ने 3 प्रिंसिपल्स दिए थे कि क्लोथिंग क्यों चाहिए होती है, मेन को क्लोथिंग क्यों चाहिए. ओके, तो उसके 3 प्रिंसिपल्स मेनली. द फर्स्ट वन इज सेडक्शन. क्लोथ्स आर यूज्ड टू अट्रैक्ट वनसेल्फ एंड अदर्स. मींस जेम्स लेवर ये बिलीव करते थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया कि मेन अपने आप को क्लोथ्स मींस क्लोथ्स इसलिए यूज करता है ताकि वो अपने आप को और दूसरों को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ. द सेकंड प्रिंसिपल, द सेकंड रीजन में बी यूटिलिटी, कि वो अपने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज करता था, जैसे कि क्लाइमेट से बचने के लिए, डस्ट से बचने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स से बचने के लिए भी कपड़े पहने जाते थे. द थर्ड प्रिंसिपल ही गेव वाज हायरार्की. अब लोग जो है शुरू से ही समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो एक सोसाइटी में एक इंडिविजुअल का अपना स्टेटस होता है, तो अपने स्टेटस को रिफ्लेक्ट करने के लिए भी लोग कपड़े पहनते थे. क्लोथिंग रिफ्लेक्ट्स सोशल स्टेटस एंड हायरार्की इंडिकेटिंग वंस पोजीशन इन द सोसाइटी. लेकिन ये 3 प्रिंसिपल्स हटा के कुछ हिस्टोरियंस ने अपने 4 फैक्टर्स दिए जो कि क्लोथिंग को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मेन क्लोथिंग पहनते हैं. So the first factor they gave was protection. This factor explains that men need clothing for protection against climate, wild animals, dust, insects, etc. The second one is ritualistic, क्योंकि पहले के लोग बहुत ज्यादा हर चीज पर विश्वास करते थे. पहले के लोग ज़्यादा सोचते नहीं थे, बहुत भोले होते थे, वो किसी भी चीज़ पर भरोसा कर लेते थे. और पहले के लोग ज़्यादा साइंस में भी इन्वॉल्व नहीं थे, इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस टाइम के लोग मैजिक में बहुत बिलीव करते थे. So this factor states that early men believed that certain costume have special characteristics and can protect himself
protect him from evil and enhance the wearer's strength. तो वो लोग मानते थे कि कपड़े ही एक ऐसी चीज है जो उनको एक्सटर्नल स्ट्रेंथ दे सकते हैं. Identification. This factor states that clothes are the most visible indicator of the status, caste and profession of the wearer. जैसा कि मैंने बताया कि मेन सोसाइटी में रहता है, शुरू से समाज में रहता है, तो क्लोथ्स के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन का क्या प्रोफेशन होगा या क्या कास्ट होगी, क्या रिलीजन हो सकता है. आप वो उसकी ड्रेसिंग को देख के बता सकते हैं. The next one is adornment. ये भी एक reason था कि human like to modify their appearance because human seek change with time and decorate their body through clothes. तो इन फैक्टर को हम अभी one by one कुछ एग्जाम्पल से और काफी डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, तो अभी हमने देखा कि 4 फैक्टर्स होते हैं जो क्लोथिंग को अफेक्ट करते हैं, दैट इज प्रोटेक्शन, रिचुअलिस्टिक, आइडेंटिफिकेशन एंड एडॉर्नमेंट. उसमें से फर्स्ट फैक्टर का ये क्वेश्चन है, हाउ डज प्रोटेक्शन अफेक्ट क्लोथिंग. इसको इजीली याद करने के लिए मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है. जैसे कि ये ब्लू पार्ट इंडिकेट करता है कोल्डर रीजन्स को, ग्रीन पार्ट हेवी रेनफॉल एरियाज के लिए, एंड ये मस्टर्ड पार्ट डेजर्ट या हाई टेम्परेचर जोन्स के लिए. एंड ये एक क्वेश्चन है, हाउ आर लेदर गारमेंट मेड बाय ट्राइब. तो अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो याद करना बहुत इजी हो जाएगा. अगर आप इसको डिवाइड करके याद करेंगे कुछ अलग अलग सेक्शंस में तो इजी हो जाएगा. अदरवाइज पूरा पैराग्राफ लर्न करना, उनके नेम्स को लर्न करना काफी डिफिकल्ट फील होता है बच्चों को. तो अगर आप इस तरह से लर्न करेंगे तो इजी हो जाएगा. अभी हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे. सो जो कोल्डर रीजन है वहां पे किस तरह के कपड़े पहने जाते थे और कौन उनको पहनता था. So, several layers of clothing was worn in colder regions to retain heat and body warmth. तो वो लोग जो कोल्डर एरियाज में रहते थे वो लोग क्या करते थे, सेवरल लेयर्स पहनते थे क्लोथिंग की, ताकि उनकी बॉडी में हीट और वार्मथ बनी रहे, जिससे कि उनको ठंड ना लगे. तो कौन कौन लोग थे जो पहनते थे, और एस्किमोज वेयर क्लोजली फिटेड गारमेंट्स इन सेवरल लेयर्स, दे आल्सो वेयर अ फर गारमेंट. तो एस्किमोज जो होते थे वो क्लोजली फिटेड गारमेंट्स पहनते थे ताकि एयर पास ना हो, एयर सर्कुलेशन ना हो और बॉडी में हीट बनी रहे. दे ऑल्सो वेयर अ फर गारमेंट, क्योंकि फर गारमेंट बहुत ही वार्म होता है, वो बॉडी को वार्म देता है. यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ऑफ द आर्कटिक वेयर फर लाइन प्रकाश. प्रकाश एक टाइप का कोट होता है जिसके हुड पे, मीन्स जिसकी कैप पे फर लगा होता है. तो यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ऑफ द आर्कटिक वेयर फर लाइन, मीन्स जिसमें फर लगा हो, फर लाइन प्रकाश. Pastoral people like Turkoman and Kyrgyz wear 3 or 4 bulky padded kaftan-like coats with sheepskin over jackets for protection against winters. तो जो ये कोल्डर रीजन वाले एरियाज थे वहां पे सेवरल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग पहनी जाती थी टू रिटेन हीट एंड बॉडी वार्मथ. सॉरी, जो पैस्टोरल पीपल थे वो 3 या 4 बल्कि पैडेड कोट्स पहनते थे. मीन्स उनके कोट्स काफी बल्की होते थे, पैडेड होते थे, काफी सारी लेयर्स से बने होते थे, विद शीप स्किन ओवर जैकेट. फिर उसके ऊपर से ओवर जैकेट भी पहनते थे फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट विंटर्स. अब हम देखेंगे कि हाई टेम्परेचर जोन में किस तरह के कपड़े पहने जाते थे. सेवरल लेयर्स वर आल्सो worn in high temperature zones to prevent द बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन. अब कोल्डर रीजन्स में तो इसलिए पहनी जाती थी ताकि बॉडी में एयर सर्कुलेशन ना हो, मीन्स कपड़ों से एयर पास ना हो और ठंड ना लगे. लेकिन हाई टेम्परेचर जोन में भी सेवरल लेयर्स पहनी जाती थी. क्यों? ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो जाए. लेकिन वो लोग फैब्रिक्स इस तरह के पहनते थे, मीन्स वो फर वगैरह नहीं पहनते थे, फैब्रिक्स वो इस तरह के पहनते थे जिसमें कि एयर सर्कुलेशन बना रहे और उनकी बॉडी कूल रहे. सो ये कौन लोग थे? द टुअरेग ऑफ सहारा एंड द बिडो ऑफ सऊदी अरेबिया वेयर लॉन्ग रोब्स. आपने मजिशियंस वगैरह को पहने देखा होगा, लॉन्ग केप टाइप होता है, तो लॉन्ग रोब्स ये लोग पहनते थे. एंड लूज ट्राउजर्स इन लाइट कूल कॉटन. ये लोग फर वगैरह नहीं पहनते थे, लाइट वेट फैब्रिक पहनते थे. In parts of Saudi Arabia and Africa, men wear a loose head covering. अपने हेड को कवर करते थे.
ऐसी हेड कवरिंग पहनते थे जो कि उनका हेड भी कवर कर ले, माउथ भी कवर कर ले एंड नोस्ट्रिल्स भी कवर कर ले, जिसमें कि उनकी सिर्फ आईज दिखे। जैसे कि आपने देखा होगा ऐसी हेड कवरिंग ज्यादातर जो बुर्का होता है उसमें पहनी जाती है। तो इसी तरह की हेड कवरिंग सऊदी अरेबिया एंड अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में पहनी जाती थी ताकि डस्ट से बचाया जा सके अपने फेस को और अपने हेड को। अब आते हैं हम हेवी रेनफॉल एरियाज में क्या-क्या पहना जाता था। द एनु ऑफ नॉर्थ जापान एंड साइबेरियन जिलाइक यूज फिश स्किन टू मेक वाटरप्रूफ गारमेंट्स ताकि उनके जो कपड़े होते थे वो जल्दी से गीले ना हो और उनको बारिश से बचा सके। तो वो फिश स्किन का यूज़ करते थे टू मेक वाटरप्रूफ गारमेंट। ओके, पीपल लिविंग इन नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा वेयर शॉर्ट पोंचो लाइक रेन केप। अगर आपने आज के टाइम के पोंचो देखे होंगे तो इसी तरह के वो लोग रेन केप्स पहनते थे, ऐसे फैब्रिक से वो बने होते थे जिससे कि वो बारिश से बच जाए एंड कोनिकल वाइड ब्रिम वाटरप्रूफ वोवन हैट। ऐसी वोवन हैट होती थी जो कि वाटरप्रूफ फैब्रिक से बनी होती थी, कोनिकल शेप में होती थी जिसकी ब्रिम बहुत वाइड होती थी। Bark fiber is preferable over animal skin since it dries more easily. इन एरियाज में एनिमल स्किन प्रेफर नहीं करी जाती थी बिकॉज वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती थी और ड्राई होने के लिए बहुत टाइम कंज्यूम करती थी। तो ट्री बार्क फाइबर को यूज किया जाता था क्योंकि वो जल्दी से सूख जाता था। However, leather garments were made by tribes by cleaning of the leather either by scraping away the excess animal fat। किसी भी टूल को या स्टोन को लेके वो लेदर पे घिसते थे ताकि जो भी एक्स्ट्रा एनिमल फैट उस पे चिपका हुआ है वो हट जाए एंड देन सॉफ्टनिंग इट बाय रबिंग एनिमल फैट। फिर उसको वापस से सॉफ्ट किया जाता था, फिर एनिमल फैट को ही उस पे वापस से रब करते थे ताकि उसकी एजेस या कोई भी शार्प पार्ट एकदम सॉफ्ट हो जाए और इवन बाय च्यूइंग इट। तो इस तरह से वो लोग क्या करते थे, लेदर गारमेंट्स बनाते थे। तो ये हमने 3 ज़ोन्स पढ़े बेसिकली, कोल्डर रीजन, हाई टेम्परेचर ज़ोन एंड हेवी रेनफॉल एरिया। अगर आप इसको इस तरह से एक माइंड मैप बना के रखेंगे तो आपको याद करना और भी ईज़ी हो जाएगा। इन पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड अफ्रीका आप कलर देख के भी समझ सकते हैं कि ये हाई टेम्परेचर ज़ोन की बात हो रही है। तुअरेग ऑफ सहारा एंड विदो ऑफ सऊदी अरेबिया जो कि कूल कॉटन के कपड़े पहनते थे और इन पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड अफ्रीका हेड कवरिंग पहनते थे जो कि उनका हेड, माउथ एंड नोस्ट्रिल्स तीनों को कवर करता था। एस्किमोज, यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ऑफ द आर्कटिक एंड पेस्टरल पीपल लाइक टर्कोमेन एंड किर्गिज ये क्या पहनते थे, सेवरल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग पहनते थे जिसमें कि फर लाइन परकास आर्कटिक रीजन वाले लोग पहनते थे। एस्किमोज सेवरल लेयर्स ऑफ क्लोथिंग पहनते थे और फर गारमेंट्स भी पहनते थे। पेस्टरल पीपल क्या पहनते थे, पेस्टोरल पीपल काफ्तान लाइक कोट्स पहनते थे जिसकी जो कि बहुत बल्की होते थे, पैडेड होते थे। ओके, एंड रेनफॉल एरियाज में एनु ऑफ द नॉर्थ जापान एंड साइबेरियन जिलाइक जो कि फिश स्किन को यूज करके वाटर प्रूफ गारमेंट्स बनाते थे एंड पीपल लिविंग इन नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा वाटर प्रूफ वोवन हैट्स पहनते थे और ट्री बार्क फाइबर ज्यादा प्रेफर करते थे। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आप इस तरह से माइंड मैप बना के इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, अदरवाइज ये नेम्स याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू, अब हमने प्रोटेक्शन वाले फैक्टर को काफी अच्छे से समझा। द नेक्स्ट फैक्टर कम्स हियर इज रिचुअलिस्टिक कि अर्ली मेन के क्या बिलीफ थे रिगार्डिंग सर्टेन क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज। Okay, so primitive men believed that certain costumes have special attributes and would protect them from evil eyes. तो जो अर्ली मेन थे, जो पहले के लोग थे, वो ये बिलीव करते थे कि कुछ कॉस्ट्यूम्स ऐसी होती हैं जिसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से उनको इविल आई से प्रोटेक्शन मिल सकती है। दे बिलीव्ड ओनली मैजिक कुड हेल्प। सर्टेन पार्ट ऑफ एनिमल्स लाइक क्लॉज, hooves and teeth worn as accessories were believed to enhance the wearer's strength। पहले के लोग ये भी बिलीव करते थे कि अगर हम एनिमल्स का क्लॉ पहनेंगे, उनके टीथ को नेकलेस बनाकर पहनेंगे तो इससे उनकी जो आउटर स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड इन्फ्यूज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट क्रिएचर। मीन्स जो उस पर्टिकुलर एनिमल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
कि वो जिस तरह से अटैक करता है या जिस तरह की उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो मेन के अंदर भी आ जाएगी। वो इस तरह का बिलीफ रखते थे। फॉर एग्जाम्पल इन इजिप्ट द लायंस टेल एंड क्लॉज बीइंग सिंबॉलिक ऑफ ब्रेवरी स्ट्रेंथ एंड शार्पनेस। लायन का जो टेल और क्लॉ होता है वो सिंबल था उस टाइम पे ब्रेवरी स्ट्रेंथ एंड शार्पनेस का। आज भी है लेकिन पहले पहना जाता था उस चीज को मान के। दैट वर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फराउज अटायर। फराओ इजिप्ट के किंग को बोला जाता है, तो किंग के डेली अटायर का इम्पॉर्टेंट पार्ट था जिसको वो एक्सेसरीज बनाकर पहनते थे। फॉर वुमेन द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ कर्स वाज दैट ऑफ स्टर्लिटी। स्टर्लिटी एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ वुमेन को बेबी नहीं होता है, बेबी प्रोड्यूस करने में दिक्कत होती है। सो फॉर अर्ली वुमेन अर्ली टाइम्स में ये सबसे बड़ा डर था, ये सबसे बड़ा कर्स माना जाता था। Cowrie shells, which resembled a woman's reproductive organs, were used in clothing and accessories. Cowrie shells अगर आपने देखे होंगे वो सीप वाली शेप के जो बीड्स आते हैं उनको काउरी शेल्स बोला जाता है। तो विमेन की क्लोथिंग में और एक्सेसरीज में वो यूज करी जाती थी ताकि उनकी वो जो भी कर्स है वो मिट सके। Modern men and women wear amulets, rings, and other adornments as good luck charms. इन्हीं बिलीव्स के चलते आज भी हम लोग कुछ ऐसे स्पेशल स्टोन रिंग्स और ऐसे स्पेशल एडॉर्नमेंट्स पहनते हैं जो कि गुड लक चार्म्स होते हैं। Okay, here come another question. How are some costumes associated with religious significance? In theater, costumes appear to disguise the wearer's individuality. Means costume क्या करती है? खुद की जिसने वो पहना होता है उसकी इंडिविजुअलिटी को ट्रांसफॉर्म कर देती है एक दूसरे कैरेक्टर में। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन किसी गॉड का रोल प्ले कर रहा है, तो जो कॉस्ट्यूम ऐसी बनाई जाती हैं कि उसकी खुद की इंडिविजुअल पर्सनल स्टाइल को छोड़ के वो उसको उस पर्टिकुलर गॉड के स्टाइल में ट्रांसफॉर्म कर दे। अ रिलीजियस हेड और प्रीस्ट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक क्लॉथ्स। कोई भी रिलीजियस हेड होता है या प्रीस्ट होता है, आप उसको एक स्पेसिफिक अटायर के थ्रू पहचान सकते हैं। Followers of different religions have distinctive clothes or accessories for reasons of respect for their religion. Different religion के followers different type के कपड़े और accessories पहनते हैं उनकी मान्यताओं के हिसाब से, उनकी beliefs के हिसाब से, जिससे कि वो शो करते हैं रिस्पेक्ट अपनी रिलीजन की तरफ। ओके, सो दिस वाज रिचुअलिस्टिक। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन बहुत सारे तरीके से हो सकता है। यू कैन आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस थ्रू क्लोथ्स। तो वो चीज कैसे होती है, कैसे लोग अपना सोशल स्टेटस दिखाते हैं सोसाइटी में। इन मिडाइवल पीरियड द फैब्रिक सच एज वेलवेट, सिल्क, लेसेस एंड फर as well as the colors like purple and gold were reserved for the रॉयलिटी फॉर स्टेटस एंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय कॉमनर्स। तो इस टाइप के जो हेवी फैब्रिक्स थे और रिच फैब्रिक्स थे वो सिर्फ रॉयलिटी के लिए ही प्रिजर्व रखे गए। कॉमनर्स तो उनको यूज ही नहीं कर सकते थे, और अगर यूज करना चाहें भी तो उनका प्राइस इतना हाई होता था कि वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। इन मॉडर्न टाइम्स पीपल एंड इन्फ्लुएंसर्स शो देयर पोजीशन एंड वेल्थ। जो भी आज सेलिब्रिटीज हैं या वेल्दी पीपल हैं वो अपने लाइफस्टाइल कैसे शो करते हैं, अपने क्लोथ्स के थ्रू, अपनी कलर चॉइसेस के थ्रू एंड फैब्रिक्स के थ्रू। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैंक थ्रू यूनिफॉर्म्स। अब आपने देखा होगा आर्म फोर्सेस में यूनिफॉर्म पे अलग अलग बटन्स लगे होते हैं, अलग अलग रैंकिंग के साइंस लगे होते हैं, अलग अलग रिबन्स लगे होते हैं। तो वो रैंक शो करता है, बेसिकली उनकी यूनिफॉर्म्स के थ्रू रैंक शो करता है। तो विद रेफरेंस टू यूनिफॉर्म ऑफ आर्म फोर्सेस इट encourages a sense of obedience, loyalty and identity within the ranks, indicates hierarchy through the designated number of buttons। मीन्स जो भी उनकी पोजीशन होती होगी उसके हिसाब से उनकी यूनिफॉर्म्स में बटन्स, इंसाइनिया एंड रिबन्स लगाए जाते हैं।
द नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्टेटस इन अ ट्राइब मीन्स अपने ग्रुप में या अपने ग्रुप के अमंग आपका क्या स्टेटस है या दूसरे ट्राइब्स के कंपैरिजन में आपका क्या स्टेटस है. इन tribal communities varied colors, intricate designs and specific garments signifies roles and individual status. Different different type के कपड़े या designs या varied colors अलग अलग individual status दिखाते थे. For example, a tribal shaman, a person with extraordinary powers, इनके जो कपड़े होते थे वो बहुत ही स्पेशल होते थे. ये अपने साथ स्पेशल एक्सेसरीज को कैरी करते थे जो कि इनको सबसे अलग दिखाता था और ये भी रिफ्लेक्ट करता था कि इस पर्टिकुलर पर्सन के पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं. ये एक अलग ही स्टेटस रखता है हमारे ग्रुप में. Identification of marital status of a woman through clothes. Professional costumes distinguish the wearer with assigned authorities. Obviously, कोई भी जॉब पर्सन होगा या कोई आर्मी पर्सन होगा, कोई पुलिस पर्सनल होगा, तो आप उसको कैसे आप पहचानेंगे? आप उसकी कॉस्ट्यूम से उसको पहचान सकते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कैन बी सीन इन द रोब्स एंड विग्स ऑफ अ जज. जो भी कोर्ट में जज होते हैं, आप उनको कैसे पहचानते हैं? वो बड़े-बड़े रोब्स पहनते हैं और विग्स पहनते हैं और इन द यूनिफॉर्म ऑफ आर्मी पर्सनल और पुलिसमैन. इन पार्ट्स ऑफ इंडिया सिंदूर पाउडर अप्लाइड इन द पार्टिंग ऑफ हेयर. ये तो सबको पता है कि इंडिया में मैरिड वुमेन का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है कि अगर उसने मंगलसूत्र नेकलेस पहना है और हेयर पार्टिंग में सिंदूर पाउडर अप्लाई किया है तो उसको मैरिड वुमेन कंसिडर किया जाता है हमारे इंडियन कल्चर में. इन वेस्टर्न कल्चर अ वेडिंग बैंड ऑन द रिंग फिंगर इंडिकेट्स मैरिटल स्टेटस. जो एंगेजमेंट रिंग होती है बेसिकली, तो वेस्टर्न कल्चर में यही एक साइन होता है कि एक वुमेन मैरिड है या नहीं है. Among the Turkish nomads, a girl can border her silk head cloth with coins. जो ये nomads हैं, इसमें एक लड़की अगर अपने हेड कवरिंग जो कि वो स्कार्फ की तरह पहनती है, उसकी बॉर्डर पे अगर वो कॉइन्स लगाती है तो इसका मतलब होता है कि वो मैरिज के लिए रेडी है, वो मैरिज के लिए तैयार है. When engaged, she also wears a white scarf along with the headgear. तो ये तो हेडगियर तो होता ही है सिल्क कपड़े के साथ कॉइन्स, लेकिन अगर उसके साथ वो व्हाइट स्कार्फ भी पहन लेती है तो इसका मतलब होता है कि वो ऑलरेडी एंगेज्ड है. इफ अ विडो विशेस टू रीमैरी शी ब्रेड्स हर हेयर अंडर हर ब्लैक स्कार्फ. कोई भी विडो मतलब जिसका हस्बैंड नहीं रहा, उसको दोबारा शादी अगर करनी है तो वो अपनी कॉस्ट्यूम्स की हेल्प से उसको रिफ्लेक्ट कर सकती है. कैसे? कि वो अपने ब्लैक स्कार्फ के अंडर अपने हेयर को ब्रेड कर सकती है. ओके, सो दिस वाज द आइडेंटिफिकेशन फैक्टर. अब हमने 3 फैक्टर को डिस्कस कर लिया है, दैट इज प्रोटेक्शन, रिचुअलिस्टिक एंड आइडेंटिफिकेशन. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ फैक्टर दैट इज एडॉर्नमेंट. अच्छा, बॉडी एडॉर्नमेंट और एडॉर्नमेंट थ्रू क्लोथ्स, ये 2 चीज़ें हम इसमें बेसिकली पढ़ेंगे कि आप अपने आप को क्लोथ्स से भी एडॉर्न कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं या फिर आप बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस करें जिससे कि आपकी बॉडी अलग दिखे. लेकिन सबसे पहले हम लोग बॉडी एडॉर्नमेंट थ्रू क्लोथ्स की बात करेंगे, लेकिन क्लोथ्स बनाए कैसे जाते थे पहले के टाइम पे? व्हाट आर द टेक्निक्स एंड मटेरियल्स यूज्ड बाय प्रिमिटिव मेन टू मेक क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज? While the prime function of cloth is self-protection, human also like to modify their appearance, जिसकी वजह से नई-नई टेक्निक्स, नई-नई मटेरियल्स यूज किए जाते थे कपड़ों को बनाने के लिए. In primitive and tribal societies, people used easily available materials. क्योंकि पहले ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, तो क्या करते थे? इंडिजीनियस मटेरियल्स को यूज किया जाता था. इंडिजीनियस मीन्स उनके आसपास जो भी मटेरियल्स मिलते थे वो उन्हीं को यूज करते थे, सच एज सीड्स, सी शेल्स, वुड, प्रेशियस स्टोन्स, एनिमल पार्ट लाइक टीथ, बोन, फर, फेदर्स एक्सेट्रा. तो इन्हीं से वो कपड़ों को डेकोरेट करते थे और कपड़ों को बनाते थे. Selected on the basis of color, texture and shape for adornment. Obviously ये जितनी भी डेकोरेशंस हैं, जितनी भी मटेरियल्स हैं, ये कपड़े के या एडॉर्नमेंट के हिसाब से चूज किए जाते थे कि आपको किस टाइप की चीजें रिक्वायर्ड है. They also discovered method of crafting the materials like उन्होंने वीविंग टेक्निक्स भी
डिस्कवर कर ली थी। डाइंग टेक्निक्स, उस टाइम पे नेचुरल डाइज यूज करी जाती थी एंड प्रिंटिंग टेक्निक्स भी डिस्कवर हो चुकी थी। Okay, now let's talk about some examples of body adornment through exaggerated clothes and accessories in ancient times. Ancient times में लोग लोग अपनी बॉडी को एडॉर्न करना बहुत पसंद करते थे, जिससे कि क्या हुआ कि उन्होंने कंफर्ट का फैक्टर बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया एंड ऐसे ऐसी ऐसी चीजें पहनने लगे जो कि बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल थी, इम्पॉसिबल थी। पता नहीं उन लोगों ने उस टाइम उस चीज को कैसे कैरी किया। तो हम कुछ ऐसे एग्जैजरेटेड क्लोथ्स और एक्सेसरीज की बात करेंगे। मेनली 4 एग्जांपल्स है हमारे सामने जो कि हाइलाइटेड है, आप देख सकते हैं। Sometimes desire for adornment go beyond concerns like comfort and wearability. The exaggeration factor dominates and the attire may become impractical. Means clothes इतने ज़्यादा impractical हो जाते थे कि उनको पहनना तक मुश्किल हो जाता था। Some of the examples are Pauline, breeches, corset and pannier. पोलिन एक टाइप का शू था जो कि फ्रांस में पहना जाता था। ब्रीचेस एक टाइप की अंडर पैंट्स थी जो कि सिर्फ मेन पहनते थे इंग्लैंड में। कॉर्सेट जो कि वुमेन पहनती थी, ठीक है। एंड पैनियर एक टाइप की हुप फ्रेम स्कर्ट थी जो कि यूरोप में पहनी जाती थी, ये भी वुमेन पहनती थी। ओके, सो सबसे पहले हम शूज के बारे में डिस्कस करेंगे। Pauline was a shoe worn in France extended to such lengths that it had to be held in hand while walking or else tied back to the ankle with a ribbon until laws were passed restricting the length. ओके, तो ये एक टाइप का ऐसा शू था जिसका जो फ्रंट पार्ट था, ठीक है, जहाँ पे आपका टो होता है, जो फ्रंट पार्ट था, वो उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसको लिटरली हाथ में पकड़ के चलना पड़ता था या फिर एंकल पे टाई करना पड़ता था। उसके बाद क्या हुआ, लॉज पास करे गए जिसमें कि उसकी लेंथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। 6 इंचेस फॉर कॉमनर्स, मींस जो कॉमन पीपल थे वो सिर्फ 6 इंचेस की लेंथ तक के शूज पहन सकते थे। 12 इंचेस फॉर जेंटलमैन जो बेसिकली वर्किंग क्लास थी एंड जो थोड़े मतलब अपर लेवल पे काम किया करते थे इंडस्ट्रीज में। एंड 24 इंचेस फॉर नोबिलिटी और रॉयल्टी। Breeches in 18th century England, tight breeches for men made it difficult for them even to sit down. इतने ज़्यादा टाइट थे वो अंडरपैंट्स की जब उसको मेन पहनते थे तो उनके लिए बैठना तक भी मुश्किल हो जाता था। द नेक्स्ट इज कॉर्सेट। कॉर्सेट आज भी बहुत फेमस है, वुमेन आज भी पहनती हैं, लेकिन उस टाइप का कॉर्सेट ये बेसिकली अपर बॉडी पे पहना जाता है जिससे कि डिजायरेबल टाइनी वेस्ट साइज अचीव हो जाता है, जो वुमेन में काफी अट्रैक्टिव कंसिडर किया जाता है। इन द 19th सेंचुरी विक्टोरियन कॉर्सेट क्रिएटेड द डिजायरेबल टाइनी वेस्ट साइज बट ऑल्सो रिजल्टेड इन द टाइटनिंग ऑफ द रिबकेज। मीन्स रिबकेज इतना टाइट हो जाता था, जो मिडरिफ है, मिडरिफ में इसको पहना जाता था, इतना टाइट हो जाता था कि उस पे ब्रीदिंग तक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। ये बेसिकली अंडर अंडर द गाउन्स पहना जाता था पहले के टाइम पे। Pannier hoop frame skirt in 18th century Europe, women's skirt expanded tremendously, means उसकी width बहुत बढ़ गई थी। Supported by layer of petticoats, means underskirts बहुत ज्यादा पहनी जाती थी, layers पहनी जाती थी, which made movability very inconvenient. The pannier, a lighter supporting frame made of oblong shaped bone hoops, means एक frame बनाया जाता था bones को use करके, एक लाइट वेट फ्रेम बनाया जाता था, उसके ऊपर अंडरस्कर्ट स्टिच की जाती थी, देन लेयर्स ऑफ पेटीकोट्स पहने जाते थे एंड लास्टली द गाउन। तो क्या होता था, जो स्कर्ट की विड्थ थी वो इतनी एक्सटेंड हो गई कि इवन डोर्स और स्टेयरवेज को भी वाइडन करना पड़ा, अदरवाइज उसमें से निकलना ही मुश्किल हो जाता था। Okay, so now we have talked about the body adornment through clothes. अब हम बॉडी adornment की बात करेंगे जिसके 4 मेथड्स हैं जिससे हम बॉडी के
पूरे पूरे अपीयरेंस को ही चेंज कर सकते हैं. सो देर आर 4 methods as you can see on the screen, that is body modification, scarification, body painting, body tattooing. हम इनकी एग्जाम्पल और प्रोसेस को आगे समझेंगे. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये चारों मेथड्स एक्चुअली है क्या. Body modification is the practice of changing or decorating the body in ways that go beyond the natural appearance. Body modification means body को मॉडिफाई कर देना, मीन्स बॉडी जैसी है, नेचुरल अपीयरेंस जैसा है बॉडी का, उसको ही पूरा का पूरा चेंज कर देना इज बॉडी मॉडिफिकेशन. तो पहले के लोग जो थे वो अपनी बॉडी को इसी तरह अडॉर्न किया करते थे कि अपनी बॉडी में कुछ इस तरह के चेंजेस करते थे कि वो नेचुरल अपीयरेंस से डिफरेंट लगे. These varies in different societies and at different periods. अब scarification क्या होता है? Scarification is defined as elaborate incisions in a delicate pattern that are made in certain parts of human body. स्कैरिफिकेशन में क्या किया जाता था? स्कैरिफिकेशन जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, स्कार, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि बॉडी पे स्कार्स हो जाएं. तो कुछ इरिटेंट्स होते थे, स्किन इरिटेंट्स, नेचुरल स्किन इरिटेंट्स, उनको बॉडी पे रब किया जाता था ताकि जब वो हील हो तो वो बॉडी पे एक स्कार छोड़ दे. और ये एक डेलिकेट पैटर्न में किया जाता था ताकि वो बॉडी पे सुंदर लगे. ओके, इट वाज पेनफुल येट ब्यूटीफुल. ओके, the third one is body painting. Ancient body painting is the art of decorating the body with pigments or natural substances. Means body को paint करना, body को adorn करना with pigments or natural colors. The modern cosmetic industry flourishes due to the interest of women for painting their faces. मेकअप इसीलिए एग्जिस्टेंस में आया क्योंकि एंशियंट टाइम में women अपने फेस को पेंट करना बहुत पसंद करती थी. Okay, the last one is body tattooing. So, body tattooing is the process that involves a permanent change in the body color based on the insertion of an indelible dye in the punctured skin. Means पहले needle से body में, skin में piercing करी जाती थी. Means कुछ कुछ जगह पर पंक्चर किया जाता था जिसमें कि कलर को इंसर्ट करके बॉडी स्किन का कलर परमानेंटली चेंज कर दिया जाता था. आजकल टेम्पररी टैटूइंग भी होती है, बट पहले के टाइम पे परमानेंट टैटूइंग ही होती थी. ओके, एग्जाम्पल्स एंड प्रोसेस. बॉडी मॉडिफिकेशन 3 तरह से प्रैक्टिस करी जाती थी. 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे. जैसे कि चाइनीज फुट बाइंडिंग, द एंशियंट कस्टम वाज कंसिडर्ड एज द एक्सप्रेशन ऑफ फेमिनाइन ब्यूटी. मींस ये चाइनीज वुमेन के द्वारा प्रैक्टिस करी जाती थी. वो इसको पहनती थी, वो इसको प्रैक्टिस करती थी और ये फेमिनाइन ब्यूटी को एक्सप्रेस करता था. ठीक है, इसमें दे हैव अ टाइनी लोटस फुट अचीव्ड बाय टाइंग द फुट टाइटली इन अ वे व्हिच वुड क्रिएट अ मैन मेड आर्टिफिशियल हील. मींस अपने फुट को वो इतना टाइटली टाई करती थी कि वो एक लोटस फुट का इम्प्रेशन देता था और मैन मेड आर्टिफिशियल हील का भी इम्प्रेशन देता था. द नेक्स्ट इज लिप प्लेट. दिस वाज प्रैक्टिस बाय, कौन प्रैक्टिस करता था इनको? किचेपो वुमेन इन सूडान टू रीशेप द लिप्स. मीन्स ये बड़े बड़े लिप शेप पहनती थी और अपने आप को अनड्रेस मानती थी बिना लिप प्लेट्स पहने. मीन्स बिना लिप प्लेट्स पहने वो बाहर कहीं नहीं जाती थी. ओके, तो इससे क्या होता था, जब वो बड़े बड़े लिप प्लेट्स पहनती थी तो क्या होता था, उनकी लिप की शेप बिल्कुल चेंज हो जाती थी. द थर्ड वन इज नेक रिंग्स. द pedonk tribe, also known as Kayans, wear brass neck ring to elongate the neck artificially. बहुत सारी, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी नेक रिंग्स वो लोग पहनते थे ताकि एक ऐसा इल्यूजन बने कि नेक जो है वो लॉन्ग है. ओके, अपनी नेक को इलोंगेटेड दिखाने के लिए वो ब्रास रिंग्स पहनते थे. स्कैरिफिकेशन को हमने डिस्कस किया, जैसे कि दिस इज डन बाय rubbing natural skin irritants which on healing leave scars and raised marks that identify the individual as an adult member of the tribe. ये चीजें बच्चों के साथ नहीं करी जाती थी. जब कोई ग्रुप मेंबर एडल्ट हो जाता था या कोई एडल्ट होता था, वही ये प्रोसेस करवाता था. इन सम अफ्रीकन कल्चर्स स्कैरिफिकेशन इज प्रैक्टिस्ड एट as status and tribal identifications.
Examples and process of body painting. In Congolese tribes, girl oil themselves all over, means सबसे पहले वो अपनी body पे या face पे oil लगाती थी and then red powdered camwood को अपने ऊपर sprinkle कर लेती थी in order to look more attractive. Royal ladies of some ancient Chinese dynasties as well as Japanese geisha girls applied very heavy face makeup with the powder of ground rice and white light, means natural चीजें ही वो लोग यूज करते थे अपने फेस पे. एप्लीकेशन ऑफ रोज पेटल पाउडर ऑन द चीक्स, जो कि आज हम ब्लश भी लगाते हैं अपने चीक्स पे, एंड एट द सेंटर ऑफ द लोअर लिप दैट लेड टू राउंडेड टाइट शेप ऑफ द लिप्स, मीन्स वो एक इल्यूजन देता था. ओके, लिपस्टिक यहीं से निकली है. बॉडी टैटूइंग. टैटूइंग वाज यूज्ड बाय थ्रेशियंस एंड इंडो यूरोपियन होते थे ये लोग to indicate rank and tribal identification. The Maoris of New Zealand have elaborate facial tattoos as marks of distinction. Some Indian tribes also tattoo their body. The Japanese Yakuza have a tradition of tattooing which has symbolic meaning. In modern societies, tattooing can be a form of personal adornment or can indicate harmony among groups. Body tattooing को indicate करता है and these blue parts indicate body modification and then body painting and then scarification. Okay, अगर आप इस तरह से कलर को डिवाइड करके और माइंड मैपिंग करके याद करेंगे तो याद करना बहुत इजी हो जाएगा. Okay, the next part is the 5 broad categories of clothing. So the question comes is, explain the 5 broad archetypes or the standard types of clothing. So ये 5 ऐसे standard types of clothing है जो कि हम पढ़ेंगे, जो कि ancient time में भी use करे जाते थे और आज भी करे जाते हैं. Okay, so the first one is drape costume. These type of costumes are wrapped around the body like the Egyptian shanty, Greek emission and saris. आप देखेंगे साड़ीज मेनली ड्रेप करके ही पहनी जाती हैं. अलग अलग ड्रेपिंग स्टाइल्स हैं इंडिया में अलग अलग रीजन के हिसाब से. सो ये एक पीस ऑफ क्लोथिंग होता है, मीन्स एक सिंपल एक फैब्रिक का टुकड़ा होता है जिसको कि बॉडी पे ड्रेप किया जाता है, बॉडी पे रैप करके पहना जाता है. तो इस तरह की कॉस्ट्यूम्स को हम लोग ड्रेप कॉस्ट्यूम्स पहन कहते हैं. The next is slip-on costume made from one piece of material. इसमें भी जैसे कि ड्रेप कॉस्ट्यूम में एक पीस होता है मटेरियल का, उसको रैप किया जाता है, बट स्लिप ऑन कॉस्ट्यूम में रैप नहीं किया जाता. उसी तरह का एक कपड़ा होता है जिसमें कि एक होल होता है, सिंगल होल, जिसमें से कि आप हेड को पास थ्रू कर सकते हैं, जस्ट लाइक मॉडर्न केप्स. आपने अगर मॉडर्न केप्स देखे होंगे तो उसमें सिर्फ एक होल होता है, स्लीव्स वगैरह कुछ नहीं होती हैं, सिर्फ एक होल होता है जिसमें कि हेड को आप पास कर सकते हैं. तो पहले भी इस तरह की कॉस्ट्यूम पहनी जाती थी जिसको कि स्लिप ऑन कॉस्ट्यूम कहते हैं. एग्जांपल्स ऑफ दिस वुड बी द रोमन पेनिनसुला एंड द साउथ अमेरिकन पोंचो. Close stitch costume with the fabric is worn around the body with armholes for the sleeves to be attached. इस तरह की कॉस्ट्यूम में आर्म होल्स होते थे जिसमें कि स्लीव्स को अटैच करा भी जा सकता था, बट इसमें आर्म होल्स होते थे. दिस कैटेगरी डेवलप्ड इनटू द ग्रीक चिटॉन, द रोमन ट्यूनिक एंड द मेडाइवल शमीज. ओपन स्टिच कॉस्ट्यूम बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि हम कपड़ों की लेयर्स पहनते हैं. ठीक है, सो दिस इज वॉर्न over layers of inner clothes. Examples of these are Asian kaftan and the European overcoat. ये बिल्कुल ऐसे ऐसा ही होता है जैसे कि हमने टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहन ली. तो ओपन स्टिच वो आपस में जुड़े नहीं होते, हम उन लेयर्स को बाद में अलग भी कर सकते हैं. सो दीज आर नोन एज ओपन स्टिच, वो जुड़े हुए नहीं होते एक साथ. नेक्स्ट इज शीट कॉस्ट्यूम. अब ये आज के मॉडर्न टाइप बॉडी फिटेड कॉस्ट्यूम होते हैं जो कि फिटेड होते हैं हमारी बॉडी टाइप या बॉडी शेप के अकॉर्डिंग. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स dresses that also extended into trousers and breeches. Means शीट कॉस्ट्यूम मोल्ड करे जाते हैं हमारे बॉडी टाइप के या डिफरेंट बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग. ओके, नेक्स्ट इज एलैबोरेट एंशिएंट इंडियन कॉस्ट्यूम्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. जैसा कि हमको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन है. तो हम लोग कपड़े तब वहां तक भी ट्रेस बैक कर सकते हैं. मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो भी कपड़े पहना करते थे. किस तरह के पहनते थे, कैसे पहनते थे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे.
Textile production and drape garments can be traced back to 2500 to Textile production and drape garments can be traced back to 2500 to 2000 BC in the cities of Mohenjo-daro and Harappa. The sculpted figures and seals depicted unstitched drape fabrics worn by men and women. अच्छा, हमने ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में भी पढ़ा था कि हमको ये चीजें पता कैसे चलती है आज कि पहले के लोग क्या पहना करते थे। या तो हमें उन स्कल्पचर्स देख के पता चलता है जो कि आर्कियोलॉजिकल क्रेविंग एनग्रेविंग्स में मिलते हैं, मीन्स जब वो खुदाई करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, तो अगर उनको कुछ स्कल्पचर्स मिलते हैं उनसे हमें पता चलता है, या फिर पेंटिंग्स को देख के हमें पता चलता है कि उस टाइम की जैसे अजंता पेंटिंग्स थी, ठीक है, पहले के टाइम की, तो या तो हमें पेंटिंग्स देख के पता चलता है कि शायद उस टाइम के लोग कैसे कपड़े पहनते होंगे, या फिर हमको अगर उनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं, जैसा कि हमको केव्स एंड वैलीज़ में अर्ली मैन के कुछ कपड़ों के रिमेन्स मिले थे, तो अगर हमें रिमेन्स मिलते हैं तो उनको देख के भी हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि पहले के लोग क्या पहना करते थे। तो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन से ऐसी ही हमें कुछ स्कल्प्टेड फिगर्स एंड सील्स मिली थी जो कि उस टाइम के लोग यूज़ करा करते थे, जिसमें कि अनस्टिच्ड ड्रेप फैब्रिक हमको मिला, मीन्स हम लोगों ने उसमें से एनालाइज़ किया कि अनस्टिच्ड ड्रेप फैब्रिक पहना जाता था मेन और वुमेन दोनों के द्वारा। द स्टैचू ऑफ हाई प्रीस्ट, एक स्टैचू था बहुत फेमस उस टाइम का, हाई प्रीस्ट depicted a patterned shawl while other statues were seen wearing sarong like skirts। ये भी रैप स्कर्ट्स होती हैं, तो मेनली रैप गारमेंट्स या ड्रेप गारमेंट्स ही उस टाइम पहने जाते थे। These garments were continued as sarong skirt and thin drape shawl that were also seen in Ajanta cave paintings। अब what were the three main categories of ancient Indian garments? ज़्यादातर जो एंशिएंट इंडियन गारमेंट्स थे वो मेन और वुमेन दोनों के लिए थे, लेकिन उनका ड्रेपिंग स्टाइल अलग था। तो 3 मेन गारमेंट्स वो कौन-से थे? उत्तरीय, जो कि अपर बॉडी पे पहना जाता था, अंतरिया, जो कि लोअर बॉडी पे पहना जाता था, एंड कायाबन, ये एक वेस्ट बेल्ट या एक सैश था। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस, मेरी तबीयत 3-4 दिन से काफ़ी खराब है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, तो अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर इफ यू आर न्यू। सो अब हम सबसे पहले उत्तरीय को डिस्कस करेंगे कि उत्तरीय कैसे पहना जाता था। The Uttariya was the upper garment for both men and women. The Uttariya worn by working classes men was often in coarse cotton, क्योंकि उनके पास तो इतनी मनी ही नहीं होती थी या इतनी चीज़ें ही नहीं होती थी कि वो उसको अफोर्ड कर सके, तो उनकी वर्किंग क्लास यानी लोअर क्लास की जो उत्तरिया थी वो काफ़ी कोर्स कॉटन में बनाई जाती थी, रफ कॉटन में। इट कुड बी रैप्ड अराउंड द हेड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन, क्योंकि वो पूरा दिन काम करते थे, तो वो अपने सन से अपने हेड को बचाने के लिए उसको हेड के अराउंड रैप करते थे और रैप्ड इट कंफर्टेबली अराउंड द वेस्ट लीविंग द आर्म्स बेयर। ज्यादातर वो अपर बॉडी को बेयर ही रखते थे, अपनी वेस्ट के अराउंड भी उसको बांध लिया करते थे फॉर ईज ऑफ मूवमेंट। इन रॉयल कोर्ट द उत्तरीय फॉर मेन वाज यूजुअली ऑफ फाइन कॉटन, क्योंकि वो रॉयल कोर्ट में काम करते थे, तो या तो उनकी उत्तरिया कॉटन से बनी होती थी या तो सिल्क से बनी होती थी। ये चीज़ें तो हमने बहुत एनिमेटेड जो हमारी पुरानी कार्टून्स हैं जैसे तेनालीरामा, अकबर बीरबल, उसमें भी देखी है कि जो रॉयल्टी होती थी उनके जो कपड़े होते थे वो एकदम फाइन होते थे, सुंदर-सुंदर कलर्स में होते थे। लेकिन जो वर्किंग क्लास थी उनकी उनके कपड़ों में कोई कलर नहीं होता था, बिल्कुल फीके रंग और कोर्स कॉटन में बने होते थे। तो जो रॉयल कोर्ट में काम करते थे, उनकी उत्तरिया फाइन कॉटन या सिल्क से बनी होती थी और उनके बॉर्डर्स भी ऑर्नामेंटेड होते थे, मीन्स उसमें लेस लगी होती थी या कुछ ऐसा, एंड फ्रिंजेस भी लगे होते थे। Some of the draping styles were: it was often draped at the nape, back of neck, covering both the shoulders and hanging down the front. It could also be draped over one shoulder, एक shoulder पे डाल के, with the free ends hanging down the front and back, बिल्कुल एक दुपट्टे की तरह। It could also be loosely draped across the back with free ends hanging down both the
लोअर आर्म्स एंड रैप्ड अराउंड द रिस्ट। ओके, तो ये 3 तरह थे जिससे कि उसको रैप किया जाता था या ड्रेप किया जाता था। ये तीनों ही ड्रेपिंग स्टाइल्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि आज हम दुपट्टा ड्रेप करते हैं। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट पे आप देख सकते हैं, इट वाज ऑफन ड्रेप्ड एट द नेप ऑफ द नेक। जैसे कि आज के मॉडर्न टाइम में बैक से दुपट्टा को ड्रेप करके मीन्स उसको कहीं भी आर्म्स में कैरी नहीं करते हैं, बस बैक से शोल्डर में पिन कर देते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा ही है फर्स्ट ड्रेप। It was often draped at the nape of the neck, means back of the neck, covering both the shoulders, जिसमें both the shoulders covered होते हैं, hanging down the front, जो आगे की तरफ hang करता है, लेकिन कहीं भी आर्म्स में कैरी नहीं करते हैं या कोई भी बॉडी पार्ट को, अदर बॉडी पार्ट को ये कवर नहीं कर रहा होता है। It could also be draped over one shoulder with free ends hanging down the front and back। जिस तरह से एक नॉर्मल दुपट्टा वन शोल्डर पे लिया जाता है, वन शोल्डर पे कैरी किया जाता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट कुड also be loosely draped across the back with the free ends hanging down both the lower arms or wrapped around the wrist। जिस तरह से कई बार गाउन्स के साथ या लहंगा के साथ दुपट्टा लिया जाता है, पीछे से लेके उसको हाथ में कैरी कर लेते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा ही ड्रेपिंग स्टाइल था उत्तरिया का। The uttariya was the upper garment for both men and women, which was rectangular in shape. Okay, it was rectangular in shape. The way it was draped depended on the profession of the wearer, कि वो वर्किंग क्लास में है या वो रॉयल कोर्ट में काम करता है। तो हमने अभी दोनों डिस्कस किए कि वो किस तरह से ड्रेप किए जाते थे। इट वॉज मेड ऑफ फाइन और कोर्स कॉटन एंड सिल्क अकॉर्डिंग टू द क्लास, either working class or royal class. The uttariya was the upper garment for both men and women. Women sometimes wore the uttariya as a drape garment wound around the upper torso, means जो उनकी upper body होती थी उस पे वो क्या करती थी, उसको wound कर लेती थी, wrap कर लेती थी। It could also be worn as a head covering secured with a headband, means वो दुपट्टे की तरह उसको सिर पे लेती थी और उसको टिकाने के लिए, मीन्स उसको हेल्ड करने के लिए एक हेडबैंड भी पहनती थी। एंड हैंगिंग डाउन स्ट्रेट द बैक, जिस तरह बिल्कुल आज के टाइम में पल्ला लिया जाता है साड़ी का, बिल्कुल इसी तरह से उस टाइम उत्तरिया पहना जाता था। और वॉर्न विद अ फिटेड कैप, हेडबैंड की जगह फिटेड कैप भी उस पे अंडर या ओवर मतलब उत्तरिया के ऊपर कैरी किया जाता था या उत्तरिया के अंदर कैरी किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से विमेन पहनती थी। मेन में जो वर्किंग क्लास में होते थे वो ज्यादातर उसे हेड पे रैप करते थे। ओके, एंड रॉयल कोर्ट में 3 तरह के ड्रेपिंग स्टाइल्स थे। नाउ लेट्स कम टू अंतरिया। ओके, सो अंतरिया वाज द लोअर गारमेंट worn बाय बोथ मेन एंड women। किस किस तरह से ड्रेप किया जाता था वो हम अभी देख लेते हैं। द अंतरिया वाज द अनस्टिच्ड लोअर गारमेंट फॉर बोथ मेन एंड women which was rectangular in shape and draped in different ways। ये भी ड्रेप करके पहना जाता था, अनस्टिच होता था, बॉडी पे रैप किया जाता था। मेन एंड वुमेन दोनों पहनते थे, रेक्टेंगुलर शेप में होता था, जैसे उत्तरिया था वैसे ही अंतरिया भी था, लेकिन ये लोअर बॉडी पे पहना जाता था। इट वाज द लोअर गारमेंट। इट वाज ऑफ ओपेक और ट्रांसलूसेंट फैब्रिक, मींस थोड़ा सा शेयर होता था, आप उसके आर पार देख सकते थे, या फिर पूरी तरह ओपेक होता था। इट वाज यूजुअली मेड ऑफ कॉटन। द अंतरिया वाज द अनस्टिच्ड लोअर गारमेंट मेड ऑफ कॉटन worn by both men and women। The general population wore the knee और calf length अंतरिया, मींस जो वर्किंग क्लास होती थी या जो कॉमनर्स होते थे वो सिर्फ नी या काफ लेंथ तक की अंतरिया पहनते थे। The antariya worn by women could be worn in the same style as the men or as a wrap skirt। या तो वो उसको wrap skirt की तरह पहनती थी या फिर नी और काफ लेंथ जैसे मेन पहनते थे उस तरह से पहनती थी। The antariya was unstitched lower garment made of cotton. The ankle length antariya was worn by the higher classes or the royalties। For special occasion, wealthy people wore the decorative antariya, means उस पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी होती थी, गोल्ड और सिल्वर थ्रेड की एम्बेलिश्ड स्टोन्स होते थे, और पहले के टाइम पे रियल गोल्ड एंड सिल्वर की एम्ब्रॉयडरी हुआ करती थी। आज के टाइम में सिंथेटिक
गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स ने उसको रिप्लेस कर दिया है, लेकिन पहले के टाइम में रियल गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स का यूज होता था. So these were some other terms related to the costumes worn by ancient Indian men and women. So the first one is the kacha is a way of draping the antarya which is tied around. बिल्कुल ये इसी तरह से पहना जाता था जैसे कि आपने पहलवानों को लड़ाई करते टाइम पहनते देखा होगा. बिल्कुल इसी तरह से ड्रेप किया जाता था. अ, इसको भी अंतरिया ही बोलते थे. बेसिकली अंतरिया की कैटेगरी के अंदर ही आता था ये. And wound around the waist with one edge passed between the legs like a loincloth worn often by the peasants. Okay, sorry, it's not loincloth, it's loincloth. Kaya band, it is a sash or the waist belt wrapped around the waist and fastened like a belt. The manner of tying and decorating the sash could be simple or detailed according to the affordability and the profession of the wearer. The ushnish was a turban for men. As you know कि हमारे इंडिया में टर्बन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सोसाइटी में स्टेटस के लिए एंड रिस्पेक्ट के लिए भी एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो. Along with the hair, it was twisted into a top knot and rest was worn around the head. So it was the turban which is named as Ushnish at that time. Next is explain cross-cultural influences on clothing due to invasions in India. आप लोगों को पता है हमारे इंडिया में बहुत इन्वेजन्स हुए थे. तो सबका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहा है हमारी कॉस्ट्यूम्स पे. तो अभी हम देखेंगे कि किस पीरियड में किसका कितना इन्फ्लुएंस रहा है. In Kushan period, due to the trade with Greece, the antarya developed stiff, associated with the Greek chiton, and for women, costumes changed, resembling Greco-Roman costume. ग्रीस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा कुशान पीरियड में और ग्रीक चिटॉन से हमारे जो कॉस्ट्यूम्स थे वो काफी इंस्पायर हुए. There are similarities between the Indian sari and the draped Roman garment called palla, which is a large square or rectangular cloth held at the shoulders with an ornamental brooch. हमारी जो इंडियन साड़ी है वो रोमन गारमेंट है पल्ला, उसके साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है. वो भी इसी तरह का एक लार्ज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर क्लोथ होता था जिसको कि रोमन के लोग अपने शोल्डर्स पे पिन करते थे विद एन ऑर्नामेंटल ब्रूच. Describe traditional Indian wear sari and its different draping styles. Sari is a large 6 to 9 yards rectangular piece of cloth. सो साड़ी या तो 6 यार्ड्स में होती है या तो 9 यार्ड्स में होती है जिसको हम नवारी साड़ी भी बोलते हैं जो महाराष्ट्र साइड में पहनी जाती है. सो इट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ draped and held at shoulders. Sari has a wide border on one end called palla with the rest of the garment with narrow or wide borders. साड़ी के पल्ले पे बहुत बड़ा बॉर्डर होता है एंड रेस्ट ऑफ द साड़ी पे नैरो बॉर्डर होता है. सारी बॉर्डर्स आर वोवन और स्यून इनटू द फैब्रिक. या तो फैब्रिक में फैब्रिक जब वीव किया जाता है उसी के साथ पल्ला भी बॉर्डर्स भी वोवन होते हैं या तो फिर बॉर्डर अलग से स्टिच किए जाते हैं. The manner of draping saris changes with the geographical locations in India. Different regions में different style से साड़ी को drape किया जाता है. Some examples are as follows. उल्टा पल्ला worn over the left shoulder hanging down the back. ये बहुत ही common way है साड़ी को drape करने का जिसमें कि पल्ला लेफ्ट शोल्डर पे पिन किया जाता है एंड जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक होता है वो हैंग डाउन करता है एट द बैक. सीधा पल्ला आपने गुजराती स्टाइल साड़ी देखी होगी, वो सीधा पल्ला होता है. सीधा पल्ला इज़ ब्रॉट ओवर द राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर में इसका कोई काम नहीं होता है. पीछे की तरफ से राइट शोल्डर पर लिया जाता है एंड देन उसकी प्लीट्स बना के फिर उसको आगे की तरफ ही टक किया जाता है. The fabric pleated in the legs and tucked at the back the waist is worn in Maharashtra. The free end of the palla is sometimes used to cover the head like a veil. ये हमारे इंडिया का बहुत पुराना ट्रेडिशन है. Okay, now let's discuss the ancient costumes of Near East. So the first one is Sumerians. The most basic garment for both men and women was the simple ankle length
wrapped around tufted skirt. इसका मतलब है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ होता था अगेन, जिसको कि वो अपने लोअर पार्ट पे रैप करते थे एज अ स्कर्ट, और उसकी जो लेंथ होती थी वो एंकल लेंथ होती थी। एंड टफ्टेड का मतलब है ये फैब्रिक, आपने टॉवल का कपड़ा देखा है? जैसा टॉवल का फैब्रिक होता है, वो उसमें से जो फाइबर्स या थ्रेड्स निकल रहे होते हैं, उस फैब्रिक को टफ्टेड फैब्रिक बोलते हैं। इसी तरह का फैब्रिक वो लोग यूज़ करते थे अपनी स्कर्ट बनाने के लिए। कॉनिक्स tied at the waist where the excess waistband forms an animal like tail hanging at the back। तो उस स्कर्ट का नाम था कॉनिक्स, जिसको कि वेस्ट पे टाई किया जाता था। एक अलग से फैब्रिक स्ट्रिप लेके उसको टाई किया जाता था, और जो एक्सेस वेस्ट बैंड होता था वो हैंग डाउन करता था लाइक अ एनिमल टेल एट द बैक। The next is Babylonians. The conic skirt was transformed into a draped look worn by both men and women. High rank people wore large woven shawls edged with fringes and tassels. हाई रैंक के जो पीपल होते थे वो क्या पहनते थे? लार्ज वोवन शॉल्स पहनते थे, बहुत बड़े बड़े वोवन शॉल्स पहनते थे, और उसमें फ्रिंजेस या टेसल्स लगे हुए होते थे। लोअर रैंक पीपल वोर सिंपल लिनन स्कर्ट, लिनन से बनी हुई सिंपल रैप अराउंड स्कर्ट जो लोअर रैंक के लोग होते थे वो पहनते थे। Shawls draped under the armpits across the body with the excess fabric covering the left arm thrown over the left shoulder, leaving the right shoulder and arm bare secured with a pin। अब ये काफी बड़ा सेंटेंस है, इसमें काफी कुछ बताया है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इजी वे में समझेंगे अभी। तो शॉल जो होता था वो किस तरह से ड्रेप किया जाता था? अंडर द आर्मपिट्स, ओके, ओवर द बॉडी, जैसे हम आज शॉल ड्रेप करते हैं इस तरह से नहीं, अंडर द आर्मपिट्स उसको लिया जाता था। अक्रॉस द बॉडी मीन्स पूरी बॉडी पे उसको वोन किया जाता था। जो भी एक्सेस फैब्रिक बचता था उसको लेफ्ट आर्म पे डाल दिया जाता था। थ्रोन ओवर द लेफ्ट शोल्डर पे थ्रो कर दिया जाता था, जैसे कि बिल्कुल साड़ी में होता है। राइट शोल्डर और राइट आर्म बेयर रहते थे, उस पे कुछ भी नहीं होता था। सिक्योर्ड विद अ पिन, लेफ्ट शोल्डर पे उसको पिन कर दिया जाता था, बिल्कुल साड़ी की तरह, जैसे कि साड़ी का पल्ला लेफ्ट शोल्डर पे पिन किया जाता है। सिमिलर ड्रेपिंग स्टाइल्स वर सीन इन ग्रीक, हिमेशियन एंड रोमन टोगा ईयर्स लेटर, जिसको कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। The last one in this category is Assyrians. They wore either rectangular or semicircular draped shawls. या तो वो rectangular shawls पहनते थे या तो semicircular shawls पहनते थे around the torso with the short sleeve tunic often belted। means around the torso means upper और lower body दोनों covered होती थी। around the torso with short sleeve tunic means जैसा कि हमने अभी 5 ब्रॉड कैटेगरीज में देखा था, उसमें ओपन स्टिच कॉस्ट्यूम में क्या होते थे, सॉरी क्लोज स्टिच कॉस्ट्यूम में क्या होते थे, आर्म होल्स होते थे। इसी तरह के ट्यूनिक एसाइरियंस पहना करते थे, जो कि ऑफन बेल्ट किया जाता था वेस्ट पे। अनदर स्मॉल स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शॉल वाज worn like an apron at the back। एक और छोटा-सा पीस भी वो लोग उसके साथ पहना करते थे, जिसको कि एप्रन की तरह पीछे टाई किया जाता था। द अमाउंट ऑफ फ्रिंज एजिंग आल्सो इंडिकेटेड रैंक। मीन्स जो हायर रैंक होती थी उनकी बॉर्डर पे बहुत ज्यादा फ्रिंजेस होते थे, जो लोअर रैंक के होते थे उनके बॉर्डर पे कम या ना के बराबर फ्रिंजेस होते थे। तो इसको भी अगर आप माइंड मैप की तरह याद करना चाहें तो उत्तरिया वाज द अपर गारमेंट फॉर एंशिएंट इंडिया, कच्छा वाज ड्रेप्ड like a loincloth, Antariya was the lower garment, Ushnish was the turban for the men, Kayaband was the waist belt or the sash, Conics was worn by Sumerians, shawls and linen skirt was worn by Babylonians, and shawls with tunic and decorative fringes with was worn by Assyrians. Now let's discuss the Egyptian, Greek and Roman costumes one by one. Egyptian costumes इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि इसको याद करना काफ़ी ईज़ी हो जाए, इसका ड्रेपिंग स्टाइल याद करना काफ़ी ईज़ी हो जाए। The main characteristics of Egyptian costumes were it covered the lower body leaving the upper body bare। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो इनकी कॉस्ट्यूम का यही था कि
सिर्फ लोअर बॉडी को कवर करते थे, इनके गारमेंट्स अपर बॉडी के लिए नहीं होते थे। अपर बॉडी कुड बी कवर्ड बाय अ केप दैट कुड बी ट्विस्टेड, ड्रेप्ड एंड नॉटेड इन द फ्रंट। अपर बॉडी एक केप से ये लोग बेसिकली कवर करते थे, जिसको कि या तो ट्विस्ट कर दिया जाता था या तो नॉर्मली शॉल की तरह ड्रेप कर दिया जाता था और फ्रंट में नॉट करके उसको बांधा जाता था। क्लोथिंग वाज मेनली ड्रेप्ड एंड प्लीटेड। ओके, मेनली या तो कॉस्ट्यूम को ड्रेप किया जाता था और इनमें प्लीट्स काफी बनाई जाती थी। अब विमेन इस इनको किस तरह ड्रेप करती थी? विमेन वोर अ शीथ लाइक ट्यूनिक। अब हमने शीथ कॉस्ट्यूम के बारे में डिस्कस किया था कि वो बॉडी कंटूर्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते थे। तो शीथ लाइक ट्यूनिक जो उनकी बॉडी टाइप के लिए बना होता था, कॉल्ड काला सेरिस। इसको काला सिरिस भी बोल देते हैं। द क्वीन वेयर्स द काला सिरिस। तो वहाँ की विमेन भी काला सिरिस पहनती थी और क्वीन भी काला सिरिस पहनती थी। अब मेन क्या पहनते थे? शेंटी वॉज अ सिंगल स्ट्रिप ऑफ लिनन क्लोथ। लिनन का बना होता था, ये चीज ध्यान रखनी है कि इनका जो कॉस्ट्यूम होता था वो लिनन का बना होता था। wrapped around the hips, worn by all classes, सारी classes इसको पहनती थी। Similar to Indian drape, it was draped diagonally across the hips with one end tucked in the waist and the other end hanging free in the front. The pharaoh shanty means वहाँ के जो किंग थे उनकी shanty बहुत फाइन होती थी, फाइन कपड़े की बनी होती थी एंड प्लीटेड होती थी। जनरली जो कॉमन पीपल होते थे उनकी shanty प्लीटेड नहीं होती थी। विद हाइक ड्रेप्ड ओवर इट। हाइक को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली इनके 3 गारमेंट्स हैं, काला सिरिस जो वुमेन पहनती थी, शेंटी जो मेन पहनते थे एंड हाइक जो बेसिकली जो रॉयल पीपल होते थे सिर्फ वही पहनते थे। Male royalty also draped a large transparent material around the body, knotted at the waist, creating fold at the hips called hike. शेंटी के ऊपर इसको पहना जाता था। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता था। शेंटी के ऊपर इसको नॉट किया जाता था एट द वेस्ट, क्रिएटिंग फोल्ड एट द हिप्स। बिल्कुल साड़ी में जैसे हिप्स के अराउंड फोल्ड्स क्रिएट किए जाते हैं। अ शॉल वाज नॉट ड्रेप्ड बट प्लेस्ड ऑन द शोल्डर्स दैट कवर्ड द आर्म्स, worn ऑन रिलीजियस ओकेशंस। रिलीजियस ओकेशंस पे शॉल को ड्रेप नहीं किया जाता था, बस शोल्डर्स पे ऐसे ही प्लेस कर दिया जाता था। दैट कवर द आर्म्स, worn ऑन रिलीजियस ओकेजन। स्पेशल ओकेजन्स पे ही इस चीज को वेयर किया जाता था। द नेक्स्ट वन इज ग्रीक कॉस्ट्यूम्स। अब इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते थे? ग्रीक कॉस्ट्यूम्स वर ट्रेडिशनली ड्रेप्ड। ठीक है, अनस्टिच होते थे, इनको पहना नहीं जाता था, ड्रेप किया जाता था, रैप किया जाता था अपनी बॉडी के अराउंड। दे ड्रेप लार्ज पीसेस ऑफ रेक्टेंगुलर, ओवल और क्रीसेंट शेप फैब्रिक्स। इनके शेप्स याद रखने हैं, रेक्टेंगुलर भी होते थे, ओवल भी होते थे और क्रीसेंट शेप जो मून का शेप होता है जो बचपन में हम ड्रॉ करते थे, वैसा शेप का फैब्रिक ये लोग पहनते थे। द फैब्रिक वाज फोल्डेड, प्लीटेड और इनकी जो कॉस्ट्यूम्स थे वो पिन भी किए जाते थे विद अ ब्रूच और बेल्टेड अराउंड द बॉडी इन डिफरेंट वेज। ग्रीक कॉस्ट्यूम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत बहुत ध्यान रखने हैं कि इनका जो फैब्रिक होता था वो फोल्डेड भी होता था, प्लीट भी ये लोग करते थे, उसको पिन भी करते थे, बेल्ट भी करते थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वेज में कपड़े पहना करते थे। दे यूटिलाइज द एंटायर फैब्रिक विद नो वेस्ट। ठीक है, ये पूरे फैब्रिक को यूटिलाइज कर लेते थे अपनी बॉडी पे कहीं ना कहीं रैप करके। ग्रीक कॉस्ट्यूम डिड नॉट इन्फ्लुएंस बाय अदर कंट्रीज। ग्रीक कॉस्ट्यूम्स में कोई बदलाव नहीं देखा गया दूसरी कंट्रीज से इन्फ्लुएंस होके। Ancient Greek costumes were based on two principles: a unisex piece of cloth woven in different sizes। एक ऐसा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ होता था जिसको मेन एंड वुमेन दोनों पहनते थे, वोवन होता था डिफरेंट साइजेस में। वाज द बेस ऑफ ऑल अदर ड्रेप स्टाइल्स। मींस ये एक क्लॉथ ही था जिसको वो अलग अलग स्टाइल से ड्रेप करके पहना करते थे। The second was that this cloth was always draped around the body according to certain norms। मीन्स उनकी कुछ certain rules होते थे जिसके हिसाब से ड्रेपिंग की जाती थी। इस पर्टिकुलर क्लॉथ में कोई भी कट या कोई भी शेप बना के इसको नहीं पहना जाता था। The vast possibilities of drapes are seen in examples of architectural draping at different temples। Costumes for men, men क्या पहनते थे एंशियंट ग्रीक टाइम में? The first garment was chiton, a rectangular cloth usually made of wool। जैसा कि इजिप्ट में हमने देखा था कि इजिप्शियन कॉस्ट्यूम लिनन से बनी होती थी, ऐसे ग्रीक कॉस्ट्यूम वूल से बनी होती थी।
फॉर्म्ड अ ट्यूनिक फास्टन ऑन द लेफ्ट शोल्डर, बिल्कुल साड़ी की तरह उसको लेफ्ट शोल्डर पे फास्टन करते थे, पिन करते थे, लीविंग द राइट आर्म फ्री, राइट आर्म एकदम फ्री रहती थी, या तो फिर बोथ शोल्डर पे पिन करते थे और दोनों आर्म्स फ्री रहती थी। दिस कुड बी worn विद 1 और 2 बेल्ट्स एट द वेस्ट। वेस्ट पे वो 1 या 2 बेल्ट से इसको पहनते थे और बिना बेल्ट के ये एक नाइट गारमेंट की तरह सर्व करता था। पहले के लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे और इतने रिसोर्सेज़ भी नहीं हुआ करते थे कि वो हर टाइम के हिसाब से और हर ओकेज़न के हिसाब से अलग-अलग कपड़े खरीद सकें। तो उनके पास एक सिंगल कपड़ा होता था, जिसको कि वो अलग-अलग टाइप से ड्रेप करके पहना करते थे। दिन में अलग, रात में अलग, किसी सेरेमनी में अलग। तो सेरेमोनियल चिटॉन जो होता था, वो काफ़ी लेंदी होता था। Chiton was also draped around the body like a shawl. Another main garment was a enveloping cape called himation. तो एक garment इनका चिटॉन था, एक हिमेशन था, which was made of a large single piece of cloth wrapped around the body without a brooch or pin, जबकि चिटॉन में ब्रूच या पिन लगाया जाता था. The draping styles were it could be worn अराउंड कवरिंग द लेफ्ट शोल्डर व्हाइल बेयरिंग द राइट आर्म फ्री, जैसे कि आज भी हम कई बार शॉल को ड्रेप कर लेते हैं. It could also wrap the wearer up to the chin, covering the arms and the head. ठंड से बचने के लिए वो क्या करते थे, अपने हेड को भी इससे कवर कर लिया करते थे. इट कुड ऑल्सो सर्व एज अ ब्लैंकेट एट नाइट. जैसा कि मैंने बताया, पहले के लोगों के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे कि वो हर चीज के लिए अलग क्लॉथ खरीदे, तो वो एक ही क्लॉथ को हर चीज के लिए यूज कर लिया करते थे. कॉस्ट्यूम फॉर मेन, सॉरी, कॉस्ट्यूम फॉर वुमेन, मेन के 2 थे, चिटॉन एंड हिमेशन. वुमेन क्या पहनती थी? वुमेन एक टाइप का गारमेंट पहनती थी, दैट इज़ पेप्लॉज़. ये भी एक रेक्टेंगुलर शॉल होता था, लेकिन ये पिन किया जाता था विद अ ब्रूच on the shoulder and was usually open on one side. This open peplous was usually not belted at the waist. ये लोग इसको बेल्ट नहीं करते थे. Greek women also wore the closed peplous by seaming the two free edges of the fabric together. वो उसको स्टिच भी करते थे, सीम उसमें करते थे. जैसे कि जो हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि वो यूजुअली ओपन होता था वन साइड से, तो कई बार वो 2 फ्री एंड्स को, उसके जो 2 फ्री एंड्स होते थे पेप्लॉस के, उसको जॉइन भी कर दिया करते थे. The last one is Roman costume. The main characteristics of Roman costumes were more class based, क्योंकि वो सोसाइटी में स्टेटस के अकॉर्डिंग, रैंकिंग के अकॉर्डिंग कपड़े पहना करते थे. रोमन कॉस्ट्यूम रिफ्लेक्टेड द सोसाइटीज फॉर्मल डिस्टिंक्शन बिटवीन इट्स ओन सिटीजन. मतलब आप उनके अपने सिटीजन्स के बीच में भी डिस्टिंक्शन कर सकते थे कि अच्छा ये हाई रैंक पीपल हैं या ये लो रैंक पीपल हैं, या ये पर्टिकुलर इस प्रोफेशन को बिलोंग करता है या नहीं. तो आप इस तरह से डिस्टिंक्शन कर सकते थे और आउटसाइडर्स से भी डिस्टिंक्शन कर सकते थे, क्योंकि उनके कपड़े पहनने के लिए भी उनके सर्टेन रूल्स हुआ करते थे. The civilian costumes of the Roman were broadly classified into two categories. Those which were slipped over the head, या तो वो स्लिप ऑन कॉस्ट्यूम पहनते थे या तो ड्रेप कॉस्ट्यूम पहना करते थे. तो वुमेन के लिए क्या कॉस्ट्यूम होता था? पल्ला, which was equivalent to the male toga, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. It was a large square or rectangular piece of cloth folded lengthwise. Okay, हम लोगों ने क्लास 11th में भी ये डिस्कस किया था कि लेंथ जो होती है वो वॉप डायरेक्शन में होती है, तो लेंथ वाइज फोल्ड करके हेल्ड ऑन ईच शोल्डर विद द फिबुला. फिबुला एक टाइप का ब्रूच या पिन होता है. इट कुड पार्टली कवर द हेड एंड पार्टली मास्क द फेस. बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम दुपट्टे को ले लेते हैं अपने हेड पे और अपने फेस पे. अब मेन क्या पहनते थे? द रैप गारमेंट वाज अ रोमन क्लॉक कॉल्ड टोगा. द ड्रेप क्लॉक वाज मेड ऑफ अ लार्ज पीस ऑफ क्लॉथ कट एज अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. इनका शेप थोड़ा सा अलग होता था. Okay, gradually the toga became extremely wide and complicated, especially when used as a ceremonial garment, क्योंकि उसमें वो बहुत सारी डेकोरेशंस कर लेते थे और जो क्लॉथ होता था वो काफी उसकी जो विड्थ थी वो भी काफी ज्यादा हो जाती थी. The elite indicated social status through various interesting ways. Drapery to which bands of specific color were added for distinction. Means उनकी जो उनका टोगा होता था उसकी बॉर्डर पे स्पेसिफिक कलर के बैंड्स लगे होते थे, जिससे कि वो
आइडेंटिफाई कर सकें कि ये पर्टिकुलर पर्सन किस पर्टिकुलर प्रोफेशन को बिलोंग करता है. Originally, it was an outer garment for both the genders, so it was worn by men and women both, which also served as a blanket at night. So, Shanty hike in Kalasiris was Egyptian costume, Chiton, Himation, and Peplos was Greek costume, and Palla and Toga was Roman costume. So the next topic is about the industrial revolution and its impact on the textile industry. So what were the major changes that happened during industrial revolution in textile industry? Prior to industrialization of fabric production in the 18th and 19th centuries, the fabric cost was very high और उस टाइम लोग इतने ज्यादा कपड़े खरीदते ही नहीं थे. Lower classes wore homespun clothes since fabrics in fine weaves were unaffordable for them. Changes that were seen in Western countries are as follows. The middle class grew stronger and began to actively participate in the trade and industry. Business में बहुत ज़्यादा involve होने लगी थी middle class. Several industries affected including textiles and clothing. Inventions and patents developed spinning and weaving centers that speeded up the textile production. Opening of new markets in Spanish colonies and imports of Indian cotton and French silk mills. Manchester transformed itself from a market town to the center of cotton industry, while Norwich produced wool and Coventry silk. ज़्यादातर इस टॉपिक में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मींस आगे जो मेजर इन्वेंशंस हैं उसमें से आते हैं, बट व्हाट वर द मेजर चेंजेस ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है. बेसिकली इसको आपको ध्यान रखना है बस कि क्या-क्या चेंजेस हुए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जिससे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने एक ग्रोथ देखा. So cotton cloth was transported to Africa where it was bartered for natives who were then taken to the new American state. European countries produced exclusive fabrics such as lawn and batiste. Production of muslin and gauze grow steadily. What were the major mechanical inventions during industrial revolution? विद द इंक्रीज डिमांड ऑफ कॉटन गुड्स, क्योंकि कॉटन की बहुत सारी डिमांड आने लगी थी मार्केट में, कॉटन की बहुत सारी वैरायटी प्रोड्यूस होने लगी थी, कॉटन के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स प्रोड्यूस होने लगे थे, तो देयर वाज अ ग्रेटर नीड फॉर क्लीनिंग ऑफ कॉटन, क्योंकि कॉटन को क्लीन करना पड़ता है, उसको आगे प्रोसेस करने से पहले, यार्न बनाने से पहले क्लीन करना पड़ता है. So the invention of ginning machine that separated the cotton seed from short staple cotton fiber took place. तो गिनिंग मशीन इन्वेंट करी एली विटने ने. उन्होंने ये मशीन पेटेंट भी कराई, इन्वेंट भी करी थी. ये मशीन बेसिकली क्या काम करती थी, ये कॉटन से कॉटन सीड को अलग करती थी और उसकी सारी इम्प्योरिटीज को भी अलग करती थी. Jacquard loom could automatically control the warp and weft threads on a silk loom by recording pattern of holes on a string of cards modified later into computer punch card. Jacquard loom एक टाइप का लूम है जिसपे वीविंग करी जाती थी, जैसा कि हमने पढ़ा था कि फैब्रिक फॉर्मेशन वीविंग के थ्रू होती है और उसके लिए हैंडलूम, पावर लूम, दो तरह के लूम्स का यूज किया जाता है. तो ये भी एक टाइप का लूम है, दैट इज जकार्ड लूम. ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली वॉर्प एंड वेब थ्रेड कैसे मूव करने हैं उस पैटर्न को रिकॉर्ड कर लेता है और लेटर ये कंप्यूटर पंच कार्ड में इवॉल्व हो गए. दिस लूम कैन प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स टेक्सटाइल पैटर्न्स एंड वाज इन्वेंटेड बाय जोसेफ जिकार्ड एंड इनके नाम पे ही एक फैब्रिक भी आता है, जिकार्ड फैब्रिक. The invention of domestic sewing machine by Isaac Singer in 1851 met with high commercial success, क्योंकि उस टाइम हैंड स्यूइंग होती थी, हैंड स्यूइंग को मशीन स्यूइंग पर ले जाया गया, which led eventually to the mass production, standardization of sizes and ready to wear clothing. So John Mayer explained the principles of color mixing, जो कि हमने elements of fundamentals of design में last year पढ़े थे, that helped in creating color combination. तो वो किसने explain किए थे वो principles? John Mayer ने. In 1856, Sir William Perkin invented the first synthetic dye. ये जितने भी inventors के नेम हैं ये आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने हैं और इनको याद रखना है.
सो अब हमने ये बात कर ली कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑब्वियसली चेंज देखने के लिए मिला था। कौन-कौन से इन्वेंटर्स थे जिन्होंने न्यू इन्वेंशंस की जिससे कि काम काफ़ी आसान हो गया और हमारे जो गुड्स थे, प्रोडक्ट्स थे, वो काफ़ी चीप हो गए। लेकिन उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा? इंडियाज़ इकोनॉमी वाज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन टेक्सटाइल्स व्हेन इंडिया वाज़ ceded टू ब्रिटेन इन 1898। उसके बाद उसपे क्या ऐसा इफेक्ट पड़ा? इंडियन कॉटन एंड अदर टेक्सटाइल्स वर अनमैच्ड क्वालिटी दैट वर यूज्ड टू ट्रेड इन स्पाइसेस। इंडियन कॉटन और जो दूसरे टेक्सटाइल थे उनकी क्वालिटी अनमैच्ड थी, बाहर कहीं नहीं मिलते थे आउट ऑफ इंडिया। During the colonial rule, the British government changed Indians' role to the largest exporter of textile in the world to the biggest importer of English made clothes. Means आप सोचिए इंडिया में ब्रिटिश इन्वेजन से पहले इंडिया का जो रोल था वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल मीन्स हम अपने यहाँ से बाहर कॉटन को और अदर टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते थे लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम हम खुद ही इंपोर्टर बन गए ऑफ इंग्लिश मेड क्लोथ मीन्स ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से ही रॉ मटेरियल्स खरीदते थे और कपड़े बना के हमें ही बेचते थे। India's textile were robbed and imitated by cheap copies of produced in Lancashire, which is in England. तो इंडिया की जो टेक्सटाइल थी उसी की चीप कॉपीज वहां बनने लगी जिससे कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट था वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगा। Taxes were imposed on weavers and artisans due to which certain weaves got vanished, got extinct. The East Indian colonies provide raw material for British women's clothing. ब्यूटीफुल इंडियन प्रिंट्स कॉल्ड चिन्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जरूर याद रखनी है, ये बोर्ड्स में पूछी जा सकती है। ओके, डिराइव फ्रॉम द इंडियन वर्ड छींट। छींट का मतलब क्या होता है? स्प्रे ऑफ रेन ड्रॉप्स। तो इसी टाइप का प्रिंट बनाया जाता था मीन स्मॉल फ्लोरल प्रिंट्स को, छोटे छोटे फ्लोरल प्रिंट्स को चिन्स के नाम से बोला जाता था। Delicate cottons, muslin and calico fabrics were very popular in England जो कि सब इंडियन ओरिजिन से थे। Painted or dyed calicoes called Indianese became very popular in France. Shawls from Kashmir in complex designs and labor-intensive weaves called kani were regarded as luxuries in Europe. सोचो हमारे टेक्सटाइल्स, इंडिया के टेक्सटाइल्स यूरोप में लग्जरियस फैब्रिक के नाम पे बिकते थे। ब्रिटिश फैशन वॉज इंस्पायर्ड बाय एक्सोटिक गारमेंट्स ऑफ द नवाब्स ऑफ इंडिया। उनके गारमेंट्स काफी इंस्पायर्ड थे जिस तरह के हमारे रॉयल कॉस्ट्यूम्स थे। ग्लोबल टेक्सटाइल वोकैबुलरी लाइक चिन्स, मसलिन, शॉल, खाकी, कमरबंद, जोधपुरीज, पजामा आर ऑफ इंडियन origin. Okay, so now let's discuss the modern Indian fashion evolution of the decades 1900 to 1910s. During the decades, British Raj firmly established in India. Some of the changes in fashion during this time were, मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, तो अगर आपका क्वेश्चन 4 मार्कर आ रहा है तो आप इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको एक्सक्लूड नहीं करना है। मैंने बाकी के डेकेड्स में कोई पॉइंट्स हाईलाइट नहीं किए हैं। इस डेकेड में सिर्फ एक आइडिया देने के लिए हाइलाइट किए हैं कि आपको जनरल चीज़ों के बारे में लिखे ना लिखे बट उन चीज़ों के बारे में ज़रूर लिखना है, जहाँ कॉस्ट्यूम्स की बात हो रही है या जहाँ फैशन चेंज की बात हो रही है कि उस टाइम क्या पहना जाता था। तो वो पॉइंट्स आपको ज़रूर अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं। सो लेट्स डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न फैशन इन मेंस वेयर वाज सीन बिकॉज़ उस टाइम मेन बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहे थे ब्रिटिश के साथ, काम कर रहे थे, उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे थे। सो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वाज सीन इन मेंसवेयर लाइक बैगी ट्राउजर्स, बटन शर्ट्स, जैकेट्स, हैट्स, वॉकिंग स्टिक्स worn by some Indians in the workplace, while जो ट्रेडिशनल वेयर था इंडिया का, धोतीज, पजामास, कुर्ताज एंड टर्बन्स also continued. Women wore a high collared 3/4 sleeve blouse. कॉलर ऐड हो गया था वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से, ब्लाउजेस में कॉलर ऐड हो गया था। 3/4 sleeve blouse with sari pinned on the left shoulder with a brooch.
द वाइफ्स ऑफ इंडियन मेन वर्किंग फॉर द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो मेन कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, उनकी वाइफ वर द फर्स्ट टू स्टेप आउट एंड मिंगल विद द ब्रिटिश. The Brahmo Samaj ladies of the Bengal were the earliest to adapt to Western style. तो ब्राह्मो समाज की जो लेडीज थी बंगाल से थी वो सबसे पहली थी जिन्होंने वेस्टर्न स्टाइल को अडॉप्ट किया. while the tradition of wearing sarees with the regional draping variations also continued. तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी देखने के लिए मिला इस एरा में एंड ट्रेडिशनल जो फैशन था वो भी कंटिन्यूड रहा. Women also experimented with blouse designs that have English influences like cuffs, laces, pleats, collars, and the sari palla was pinned at the shoulder. The long ruffled British skirts inspired the petticoats or the underskirt जो साड़ी के साथ पहनी जाती थी, decorated with pretty borders and dainty laces. Heavier embroidery with pure silver and the resham combined Mughal inspiration, क्योंकि हमने अभी इससे पहले पढ़ा ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ब्रिटिश इन्वेजन हुआ इंडिया में, तो जो ब्रिटिश कॉस्ट्यूम्स थे वो भी काफी इन्फ्लुएंस थे मुगल स्टाइल से. तो बेसिकली इस डेकेड में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स दोनों ही देखने के लिए मिले. 1920s इस एरा को डिजाइनर्स बेसिकली रोरिंग ट्वेंटीज के नाम से जानते हैं. रोरिंग ट्वेंटीज इस एरा को बोला जाता है क्योंकि इस एरा में फ्लैपर स्टाइल एक सिलुएट था जो कि बहुत पॉपुलराइज हुआ. ये सिलुएट एक स्ट्रेट सिलुएट था, स्लेंडर कॉलमनर सिलुएट worn बाय women, मेनली women ने पहना ये सिलुएट. और जैसा कि हमने पहले बॉडी एडॉर्नमेंट में डिस्कस किया था कि बड़ी-बड़ी पफ्ड स्कर्ट्स होती थी, लेकिन नहीं, इस एरा में स्ट्रेट सिलुएट यानी कि जो गारमेंट का शेप था वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया. इन इंडिया ब्लाउजेस विद लॉन्ग स्लीव, सोबर नेकलाइन एंड सेमी फिटेड रेक्टेंगुलर शेप वर प्रोमिनेंट. तो ब्लाउज कैसी पहनी जाती थी? जिनकी लॉन्ग स्लीव होती थी, नेकलाइन एकदम सिंपल सोबर होती थी और जो ब्लाउज होता था वो सेमी फिटेड रेक्टेंगुलर शेप में बनता था. In 1930s, the sari palla was draped either सीधा back to front और उल्टा पल्ला. So साड़ी के पल्ले की ड्रेपिंग में भी काफी चेंजेस हमें देखने के लिए मिले इस एरा में. The western style of blouses with padded shoulders changed into puffed sleeves. तो ब्लाउजेस जो थी उसके padded shoulders हट के puff sleeves में चेंज हो गए थे. The era saw the emergence of movies और film stars जो कि स्टाइल आइकन्स बन गए थे मासेस के लिए. तो मासेस उनको फॉलो करने लगी थी. शिफॉन साड़ीज वर पॉपुलराइज्ड अमंग द फिल्म स्टार्स एंड अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी. द फर्स्ट फैशन शो वाज हेल्ड इन पुणे. पुणे में सबसे पहला फैशन शो हुआ था. किसने किया था? कैथरीन कॉटने ने किया था, जो कि अपने पॉम्पेडो गाउन्स के लिए बहुत फेमस थी. तो इन्होंने पुणे में क्या किया? इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल गारमेंट्स यूरोपियन मॉडल्स पे शोकेस किए. 1940s एंड 50s बहुत इम्पोर्टेंट एरा है इंडिया के लिए बिकॉज इस टाइम खादी मूवमेंट और फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडिया को इंडिपेंडेंस भी इसी एरा में मिला था. इन द 1940s इंडिया embraced patriotism inspired by Mahatma Gandhi's call for complete independence. To unite the nation there was a movement to burn all the foreign materials and clothes. तो गांधी जी का ये एक मूवमेंट था जो कि उन्होंने चलाया था कि हम सारे फॉरेन मटेरियल्स को बर्न करें और अपने इंडिया में प्रोड्यूस किया गया खादी पहने. तो खादी कैसा क्लॉथ था? खादी एक कॉटन का फैब्रिक था जो कि चरखे पे बनाया जाता था और काफी कोर्स होता था. ये फाइन कॉटन नहीं था, रफ था. सो खादी वाज अ ट्रेडिशनल रफ homespun which was woven of the charkha, was not just a fabric but also a symbol of nationalism and resistance to British rule. सो खादी का कुर्ता पजामा धोती सब बहुत पॉपुलर थे उस टाइम, पहनते थे लोग. विद गांधी टोपी बिकॉज गांधी जी के स्टाइल से भी काफी लोग इंस्पायर्ड हो गए थे. दिस वैनिश्ड डिफरेंस इन रिलीजन एंड कास्ट. सिर्फ एक नेशनैलिटी को लोग फॉलो कर रहे थे. इंडिया को यूनाइट करने के लिए बेसिकली ये मूवमेंट चलाया गया था. कमला देवी रिप्रेजेंटेड इंडियन एलिगेंस इन हर हैंड वोवन साड़ीज. कमला देवी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया की जब ये मूवमेंट चल रहा था तो कमला देवी ने क्या किया?
इंडिया की एलिगेंस को उनकी हैंड वोवन साड़ीज में दिखाया, जो कि पेयर की जाती थी किसके साथ, वेस्ट लेंथ सेमी फिटेड ब्लाउज, एकदम टाइट फिटेड नहीं होती थी, सेमी फिटेड वेस्ट लेंथ ब्लाउज होती थी, जिसकी हाई नेक होती थी या फिर बैंड कॉलर लगा होता था, हाफ लेंथ, थ्री क्वार्टर और फुल लेंथ स्लीव्स होती थी, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक। पोस्ट 1947 द चूड़ीदार कुर्ताज, गांधी टोपी एंड अ बंद गला नेहरू जैकेट भी जिसको बोला जाता है, क्योंकि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, लोग उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, उनके स्टाइल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो उस टाइम बंद गला बैंड कॉलर जैकेट विद चूड़ीदार कुर्ताज एंड पजामाज, सो विद अ रेड रोज पिन्ड ऑन द लेपल। सो इस स्टाइल से सिर्फ इंडियंस ही इन्फ्लुएंस नहीं थे, नेहरू जैकेट ने वेस्टर्न स्टाइल को भी काफी इन्फ्लुएंस किया था। द नेहरू जैकेट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द फैशन इन इंडिया। द लेंथ ऑफ द ब्लाउज बिकेम वेरी शॉर्टर, जैसा कि हमने इससे पहले वाले डेकेड में देखा था, 1940s में वेस्ट लेंथ ब्लाउजेस थी, लेकिन इस वाले पोस्ट इंडिपेंडेंस जो ब्लाउज की लेंथ थी वो शॉर्ट हो गई। द कप कुड नाउ बी कट एज अ सेपरेट पीस विद डार्ट्स एंड सीम्स, जिसकी वजह से ब्लाउज की फिटिंग जो थी वो बहुत ही अच्छी आती थी। तो ब्लाउज पहले रेक्टेंगुलर शेप में बनता था, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ब्लाउज का जो कप था वो अलग से कट करके ब्लाउज में स्टिच किया जाता था। एम्बेलिशमेंट, सरफेस एम्बेलिशमेंट के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया इस डेकेड में, सच एज एम्ब्रॉयडरी करी जाने लगी, मिरर वर्क, बीट्स, सीक्वेंस मेड द ब्लाउजेस मोर डेकोरेटिव। इंडियन वुमेन वाज नाउ वर्किंग, सो सलवार कमीज, क्योंकि सलवार कमीज साड़ी से ज्यादा कन्वीनियंट होती है, तो इस टाइम पे सलवार कमीज जो कि पंजाब से है बहुत ज्यादा पहनी जाने लगी। इट वाज अडॉप्टेड बाय वर्किंग वुमेन विद अ शॉर्ट जैकेट कॉल्ड बूंदी और दुपट्टा। सो लिस्ट द पॉपुलर स्टाइल ऑफ 1960s। इस एरा में काफी मेजर स्टाइल्स हमें देखने के लिए मिले, काफी कुछ इस टाइम पे एक्सपेरिमेंट होने लगा और लोग अपने स्टाइल्स को चेंज करने लगे। दिस decade was the beginning of streetwear bubbling up to high fashion. Some of the major styles were the mini skirt, often teamed with knee high boot। तो जो मिनी स्कर्ट थी या मिनी ड्रेस थी वो बूट्स के साथ पहनी जाने लगी। द सलवार कमीज लेंथ ग्रू शॉर्टर, टाइट्स worn विद स्किन फिटिंग, जो स्टॉकिंग्स होती हैं उनको निट टॉप्स के साथ या पुलोवर्स के साथ पहना जाने लगा। Hindi films influenced fashion styles. Chudidar salwar was replaced by nylon stretch pants or the leggings, and dupatta of sheer material, जिसके आर पार हम देख सकते हैं थोड़ा sheer होता है, such as chiffon, net और nylon. The back neckline of blouses plunged, means और deep हो गई back neckline, or could be knotted in a bow on a sleeveless blouse with rather short palla carelessly thrown over the shoulder. Saris were worn below the navel and mini saris were on trend, draped above the knee. Hindi films influenced figure-hugging stitches saris and palla in place, which just needs to be zipped up. जिस ऐसी साड़ी बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गई जिसमें प्लीट्स पहले से ही स्टिच थी, पल्ला पहले से ही अपनी जगह पर स्टिच था, बस उसको आपको क्या करना था, जीन्स की तरह पहनना और जिप अप करना था। तो ये जिप ऑन साड़ीज पार्टी वेयर फेवरेट बन गई बिकॉज ये पहनने में बहुत ही कन्वीनियंट थी। तो इन साड़ीज को शिफॉन, क्रेप और जॉर्जेट जैसे फैब्रिक्स में बनाया जाता था। Buffant hairstyle, heavy eyelids, and pale lips makeup were very prominent at that time. Trousers like bell bottom, जिसका कि hem यानी कि जो लोअर पार्ट होता है वो वाइड होता है, लूज ट्राउजर्स, स्ट्रेट लेग ट्राउजर्स नेम पैरेलल्स, जो आज के प्लाजोस भी हैं, वर वेरी पॉपुलर। द कुर्ता और कमीज वॉज पेयर्ड विद अ लुंगी और रैप स्कर्ट, तो जो कुर्ता था वो पजामा की जगह रैप स्कर्ट के साथ या लुंगी के साथ पेयर होने लगा, with different draping styles in different region. लखनऊ शरारा एंड गरारा जो कि मुगल स्टाइल था was paired with कुर्ता और कमीज, became very popular. Another style popularized was राजस्थानी घाघरा चोली, जो लहंगा भी है, that was used in ceremonies. घाघरा was also worn with kurti, so चोली was the blouse and घाघरा was the skirt. तो जो स्कर्ट थी वो कभी कुर्ती के साथ पहनी जाती थी और कभी चोली यानी ब्लाउज के साथ पहनी जाती थी। Several beauty pageants and
The fashion shows were also held in Delhi, Bangalore, Calcutta, and Madras. So, fashion evolution in 1970s were replaced by new techniques and materials. So, plastics replaced natural materials क्योंकि वो काफ़ी चीप भी होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, तो जो सिंथेटिक मटीरियल्स थे, उन्होंने नेचुरल मटीरियल को रिप्लेस कर दिया। फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड गुड्स रिप्लेस्ड हैंडक्राफ्टेड वन्स एंड नायलॉन रिप्लेस्ड हैंड वोवन सिल्क और कॉटन। A revival movement was started by कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड पुपुल जयकर, क्योंकि उनको फील हुआ कि इस एरा में, इस डेकेड में जो इंडियन क्राफ्ट था वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो रहा था, वैनिश हो रहा था। तो उन्होंने उसको रिवाइव करने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया to encourage the continuance of traditional handcrafted skill of artisans. Ritu Kumar was one of the earliest designers with extensive research and improvisation into block prints and Zardozi embroidery. तो जो हमारी ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंट्स थी और जरदोजी एम्ब्रॉयडरी थी, ऋतु कुमार एक पायोनियर है डिजाइनिंग इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया ब्लॉक प्रिंट्स और जरदोजी एम्ब्रॉयडरी के साथ, और उन्होंने एक नया लुक दिया इसको, और आज भी वो इस सिग्नेचर स्टाइल में काम कर रही हैं। कुर्गी स्टाइल साड़ी, जिसको कि आर्मपिट्स के बिलो से ड्रेप किया जाता था, बटरफ्लाई साड़ी एंड लुंगी स्टाइल साड़ी वाज वेरी पॉपुलर। तो ये तीन ड्रेपिंग स्टाइल्स थे जो उस टाइम काफी पॉपुलर रहे। बैकलेस एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउजेस टीम्ड विद कॉटन साड़ीज, तो प्लेन कॉटन साड़ीज के साथ बैकलेस एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउजेस काफी पहने जाने लगे। बोथ द चूड़ीदार कुर्ता एंड द सलवार कमीज वाज इक्वली पॉपुलर एंड द हेमलाइन ऑफ सलवार इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा वाइड हो गई उसकी सलवार का जो लोअर पार्ट था कि वो कभी-कभी फँसने लगा प्लेटफ़ॉर्म हील या फिर कुछ भी आपने पहना हो फुट में, तो उसमें वो फँसने लगा। Dupattas were either in a contrasting color or else of the same print and color as the suit itself. So, what were the popular styles and trends of the decade 1980s? Some of the major style were power dressing with padded shoulders. Mainly women पहनती थी, इसको power dressing बोला गया, जिसमें कि shoulders जो होते थे वो padded होते थे। A tightly belted waist, ताकि waist को emphasis किया जा सके, and a hip length peplum top was the characteristic silhouette of the time. कमीज एंड टॉप्स विद शोल्डर पैड्स, तो इस टाइम पे शोल्डर्स और वेस्ट पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस डाला गया, मेनली विमेन की। एंड लेगो मटन और पफ स्लीव्स वर वेरी पॉपुलर। द वेस्ट वाज आल्सो एम्फेसाइज्ड यूजिंग बेल्ट्स और सैश, इस टाइम बेल्ट्स और सैश बहुत ज्यादा पहने जाने लगे। ट्राउजर्स इवॉल्व्ड एज धोती पैंट्स, काउल पैंट्स, हैरम पैंट्स एंड पटियाला सलवार। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड एग्जीबिशंस अब्रॉड में, ताकि इंडिया के रिच टेक्सटाइल और क्राफ्ट को प्रमोट किया जा सके। डिजाइनर्स लाइक आशा साराभाई, अर्चना सिंह, डेविड अब्राहम, आपको इन सारे डिजाइनर्स ये जो बोल्ड में हैं, सबका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी इजी लगे आप उनका नाम याद रख सकते हैं। फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हु क्रिएटेड लेबल्स ऑन ग्लोबली रेलेवेंट लुक्स, तो उस टाइम का जो भी ट्रेंड था वो उस हिसाब से जो क्लोथ्स है उनको डिजाइन करने लगे। सत्यपाल, हेमंत त्रिवेदी, पल्लवी जयकिशन, Abu Jani and Sandeep Khosla is important. Rohit Khosla, Tarun Tahiliani is important. Rohit Bal is also important. Reena Dhaka is also important. Were among famous designers of this era. So the last decade to discuss is 1990s. In this decade, range of influences were seen. तो इस decade में basically fusion हमें देखने के लिए मिला। Simple style बहुत ज़्यादा high fashion से fuse होने लगे। Communication was easy through TV shows as the trend spread widely and fastly. Communication बहुत easy हो गया, TV shows लोग देखने लगे, लोगों तक fashion trend बहुत जल्दी पहुंचने लगा। Some of the major styles were with the TV shows and channels like MTV House of Style and CNN Style, Western style became popular among youth and urban people. Traditional costumes demand increase for occasions like wedding and festival. Growth of pret-a-porter garment among masses were seen because fashion बहुत जल्दी spread होने लगा, तो डिमांड आने लगी मार्केट में कि
डिज़ाइनर क्लोथ्स चाहिए अफोर्डेबल प्राइस में, तो इस वजह से सिंगल ब्रांड स्टोर्स भी मार्केट में खुलने लगे। Fashion shows became very effective for publicity for both designer and brand promotions. तो डिजाइनर्स जो है वो फैशन शोज करने लगे, जिसकी वजह से फैशन ट्रेंड्स बहुत जल्दी स्प्रेड होने लगे. So talented designers like Raghavendra Rathod, Anamika Khanna, Rohit Gandhi, Rahul Khanna also established their labels with distinct signature styles. मीन्स हर एक डिजाइनर अपने अपने सिग्नेचर स्टाइल के लिए जाना जाने लगा. कोई एम्ब्रॉयडरी में काम करता था, कोई प्रिंट में काम करता था, कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड डिजाइन बनाता था, कोई क्वर्की डिजाइन बनाता था. टू गेन द परचेजिंग पावर ऑफ द इंडियन कंज्यूमर, तो जो वेस्टर्न ब्रांड्स थे या जो फॉरेन ब्रांड्स थे, उन्होंने भी इंडिया में प्रमोशनल शोज किए ताकि उनको इंडिया की मार्केट कैप्चर करने के लिए मिल सके, क्योंकि उस टाइम फैशन बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा था थ्रू द कम्युनिकेशन ऑफ टीवी. Some brands like Pierre Cardin and launched their labels in India but could not sustain long-term success. ज़रूरी नहीं है कि सारी फॉरेन ब्रांड्स को सक्सेस मिली, नहीं, कुछ ब्रांड्स ऐसे भी थे जिनको कि इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया गया. Fashion Design Council of India, established in 1998, led the designers to take decisions and discussions of the business. तो फैशन इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रो करने लगी, तो एफडीसीआई ने एक प्लेटफॉर्म दिया डिजाइनर्स को कि वो अपने डिस्कशंस और डिसीजंस ले सकते हैं. इन दिल्ली, एफडीसीआई ऑर्गेनाइजेस बाय एनुअल फैशन वीक. साल में दो फैशन शोज होते हैं मेनली, एक स्प्रिंग समर सीजन के लिए, एक ऑटम विंटर सीजन के लिए. तो एफडीसीआई दिल्ली में हर साल दो फैशन वीक्स ऑर्गेनाइज करता है, फॉर रेडी टू वेयर कुतूर वीक एंड द मेंस फैशन वीक. So this is the continuation of 1990s. The Lakme Indian Fashion Week started in 2000, in which designers showcased their creation to a wider audience, including national and international buyers. In addition, Bridal Asia Viva, the wedding show, showcased the bridal wear. Basically, trousseau wear, bridal costumes ही होते हैं in the metro and tier 2 cities. With the establishment of NIFT in 1986, a new wave of designers came into existence. Ritu Beri, JJ Walia, Manish Arora, Sabyasachi Mukherjee, Gaurav Gupta, Pankaj and Nidhi, and others are modern fashion designers. Each label is associated primarily with either Indian or Western style women's or men clothing. मीन सब लोग अपने अपने लेबल में अपनी अपनी कैटेगरी में काम करते हैं. कोई सरफेस एम्बेलिशमेंट में काम करता है, कोई मिनिमल स्टाइल में काम करता है. सो डिजाइनर्स लाइक अमित अग्रवाल, रिमझिम जादू, Alpana Neeraj work with modern technology and experimenting with structure, material and technique. तो इनके अगर आप जो डिजाइन है वो आप देखेंगे तो काफी स्ट्रक्चर्ड और काफी टेक्नोलॉजिकल डिजाइन इनके होते हैं. शिवन नरेश हैव क्रिएटेड अ नीश इन स्विमवेयर एंड रिजॉर्ट वेयर. तो हर एक डिजाइनर अलग अलग कैटेगरी में काम करता है. समंत चौहान वर्क्स predominantly with fabrics from Bhagalpur. Uma Prajapati Upasana Design Studio involves sustainable fashion. ओके, सो हियर इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एक एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन लिंक दिया है. ये बेसिकली गूगल फॉर्म है, इसको इससे आप अपने चैप्टर 1 के यानी कि हिस्ट्री ऑफ फैशन के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड प्लीज इसको जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा. आपको इससे चैप्टर लर्न करने में भी काफी हेल्प मिलेगी. सो एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स का लिंक भी मैंने दिया है, जिसमें कि पूरा चैप्टर कवर्ड है, पूरे चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस कवर्ड है. सो प्लीज डू चेक आउट. So now we have come to the last topic of our chapter 1, that is list some of the most influential costumes in Hindi movies. तो films and fashion का topic हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं. तो कुछ ऐसी इन्फ्लुएंशियल कॉस्ट्यूम्स जैसे कि अमिताभ बच्चन इन फॉर्मल शेरवानीज इन मोहब्बतें, आमिर खान इन स्टाइलिश फॉर्मल्स इन गजनी, सलमान खान इन खाकीज, एविएटर शेड्स इन दबंग, शाहरुख खान इन शीक कैजुअल वेयर इन कल हो ना हो, रेखा इन फ्लोइंग अनारकली लाइक कुर्ताज इन उमराव जान, भाग्यश्री इन हैंड प्रिंटेड कुर्ता चूड़ीदार इन मैंने प्यार किया, माधुरी दीक्षित इन पर्पल साड़ी इन हम आपके हैं कौन.
ओके, सो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिज़ाइनर्स एंड फ़िल्म स्टार्स जो होते हैं, उनके बीच का रिलेशन कैसा होता है और कुछ फ़ेमस डिज़ाइनर्स जिन्होंने बहुत ही ऑस्कर विनिंग मूवीज़ के लिए डिज़ाइन किया है। सो फर्स्ट वन इज़ भानु अथैया हू हैज़ डिज़ाइन्ड फॉर सेवरल मूवीज़ इंक्लूडिंग लगान, Gandhi and won Academy Award for the Best Costume Design in 1983 for Gandhi. Shama Zaidi designed costume for several award-winning films, including the Satyajit Ray's National Award-winning Satranj Ke Khiladi. Muzaffar Ali, director of Umrao Jan, is also a fashion designer. Today, designers for movie stars both on screen and off screen have a celebrity status of their own. डिजाइनर का आजकल खुद ही एक अच्छा स्टेटस होता है जो कि कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करते हैं. मोर ओवर, फिल्म मेकिंग हैज बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड एज एन इंडस्ट्री विद द एंट्री ऑफ प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर as costume designers, designing for stars both on screen and off it. The relationship between designer and actor was best exemplified by designer Givenchy with the actress Audrey Hepburn as his inspiration or muse in the 1950s. Manish Malhotra, who designs and styles Karishma and Kareena Kapoor, Sabyasachi Mukherjee, who designs for several stars, including Rani Mukherjee, Vidya Balan. So, designers और मूवी स्टार्स के बीच का ये रिलेशन डिफाइन करता है. सो दिस इज इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. और अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट डाउन बिलो. एंड एमसीक्यू का जो फॉर्म है प्लीज डू चेक इट आउट, आपको काफी हेल्प करेगा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब. मैं बाकी के चैप्टर्स की रिवीजन वीडियो भी जल्दी डालूंगी.